हाइफा के सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम और सबका हार्दिक अभिनंदन। आज उमेश वर्मा जी की यात्रा में हम सब लोग सम्मिलित होंगे। उमेश वर्मा, मैं यानी कि 35-36 साल पहले से परिचित हूँ। उनकी फिल्म चंद्र किरण, जिसमें उन्होंने गाने गाए थे, वो मैंने लिखी थी। और मेरे लिखे हुए कई जिंगल्स जो गवर्नमेंट वगैरह के थे, दूरदर्शन पे इन्होंने गाए भी हैं। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और अपने क्षेत्र में हर चीज़ की समझ रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, मिलनसार बहुत है, हंसमुख बहुत है और अपनी कला के बारे में निपुण है। तो आज उमेश वर्मा जी की यात्रा से जो संगीत क्षेत्र के लोग हैं, मेरे ख्याल है काफ़ी लाभ उठा पाएंगे। तो आइए उमेश जी, आपका स्वागत है। हम सब आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपका एक बार हाइफा के सभी सदस्यों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। नमस्कार। हाइफा के सभी सदस्यों को राजेश बब्बर का नमस्कार। हम स्वागत करते हैं उमेश वर्मा जी का और मैं इनवाइट करता हूं रवि चौहान जी को, वो आएं और उमेश वर्मा जी से बातचीत स्टार्ट करें। थैंक यू। उमेश वर्मा जी, मैं सबसे पहला सवाल या एक अनुरोध यही करना चाहूँगा कि आपको इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कब आपको लगा कि संगीत ही जीवन है, संगीत ही मेरा कार्य क्षेत्र है, संगीत में ही मुझे आगे जाना है। इस बात से शुरू कीजिए। गिरजा भाई, राम राम। कहाँ रह गए आप भी? आप तो सबसे पहले आते थे। कहाँ हो? आ जाओ जल्दी। नमस्कार, मैं गिरजा शंकर आज दिल्ली आया हुआ हूँ डबिंग के लिए दादा लक्ष्मी की। तो जैसे जैसे समय मिलेगा मैं ज़रूर जुड़ूंगा। और अभी लंच हुआ तो मैं बीच में आया हूँ। और भाई उमेश वर्मा जी को बहुत बहुत स्वागत है उनका और बहुत बहुत धन्यवाद आज की जर्नी शुरू करने के लिए। आपका बहुत स्वागत है। रवि जी, थैंक यू वेरी मच। बाबर जी, थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करता हूँ, अभी मेरी जीवन यात्रा में बहुत पड़ाव बाकी हैं। मेरी मंजिल अभी मुझे नहीं मिल पाई है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि जो कहानी मेरी मैं आप लोगों को साझा कर सकूँ, शायद आपको अच्छी लगे। मेरी पैदाइश हिसार की है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा क्लास 5 तक जो है वो आइडियल स्कूल हिसार से हुई। और छठी, सातवीं, आठवीं मैंने भिवानी वैश्य हायर सेकेंडरी स्कूल से की। क्योंकि मेरे दादाजी कट्टर आर्य समाजी थे, तो आठवीं की छुट्टियों में उन्होंने मुझे आर्य वीर दल के कैंप में भेज दिया 10 दिनों के लिए, आत्मा शुद्धि आश्रम बहादुरगढ़ में। हाइफा परिवार के सभी सदस्यों को लीला सैनी का नमस्कार। और आज की जीवन यात्रा में मैं उमेश वर्मा जी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आज उनका हमें जीवन यात्रा सुनने को मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्वागत है सर आपका। तो इस आश्रम में, इसका नाम था आत्म शुद्धि आश्रम बहादुरगढ़, जहाँ हमें आर्य समाज के हिसाब से हमें योगासन करना सिखाया, संधा करना सिखाया। वहाँ पर लंगोट पहनना जिंदगी में पहली बार सीखा हमने वहाँ पर। और सबसे अच्छी बात थी कि प्राकृतिक चिकित्सा की ट्रेनिंग दी गई, जो आज तक हमारे जीवन में काम आती है। और उसके बाद 9th में मुझे फिर हिसार में आना पड़ा पिताजी के पास में, और मेरा एडमिशन हो गया सीवी स्कूल हिसार के अंदर, जहाँ मुझे एनसीसी और परेड का बहुत शौक था। तो मैंने स्कूल में पढ़ते पढ़ते 9th में होम गार्ड भी ज्वाइन कर लिया मैंने। कारण क्या था कि उन दिनों होम साइंस की एक क्लास अटेंड करने पर, एक परेड अटेंड करने पर तकरीबन 2 या 3 रुपए शायद मिलते थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली।
और बस उस पैसे से हमारा जो शौक थे फिल्में फिल्में कभी भागकर देखना वो करना, वो हम पूरी करते थे। और इस दौरान नाइन्थ के अंदर मेरी मुलाकात एक ब्लाइंड स्टूडेंट से हुई जो मेरे साथ में स्कूल आता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो ब्लाइंड होने के बावजूद मुझे साइकिल पर बिठाकर स्कूल तक आता था और वापसी में साइकिल वही चलाता था। मैं आगे बैठता था और वो साइकिल चलाकर आनंद महाविद्यालय तक आता था। इसी दौरान थोड़ा बहुत, क्योंकि आनंद महाविद्यालय में बाजा बूजा तबला तुबला लोग बजाते रहते, तो मैंने हवा सिंह से थोड़ा थोड़ा हारमोनियम सीखना शुरू किया, सरगम वगैरह करके। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनके लोगों के पास में जाना, क्योंकि महाविद्यालय में बच्चे जो है ना वो क्रिकेट खेलते थे उन दोनों छत के ऊपर। और क्रिकेट कैसे खेलते थे, मैं हैरान था कि मैंने कहा आंखों से दिखता नहीं है लोगों को और ये क्रिकेट कैसे खेलते हैं। तो पता लगा कि वो लोहे की जो पॉलिश की जो डिब्बी होती है, खाली डिब्बी, उसको वो एज ए बॉल इस्तेमाल करते थे और फिर उसको वो अपना थापी से खेलते थे। और जैसे ही वो डिब्बी जो दीवार से टकराती थी, वो जैसे पूरे स्टेडियम में लोग चौके की आवाज के ऊपर खुश होते हैं, ऐसे ही वो पूरा खुल के मतलब शोर मचाते थे और तालियां पीटते थे। नाइन्थ के बाद मेरे पिताजी से मैंने जिद की कि मुझे ना किसी अच्छे स्कूल में दाखिल कराइए पढ़ने के लिए। सीबी स्कूल में मेरा वो स्टूडेंट नहीं है मेरे साथ में जिनके साथ मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो माहौल नहीं मुझे मिल पा रहा। तो ये डिसाइड किया गया कि इसको सीनियर मॉडल स्कूल हिसार में दाखिल कराया जाए। लेकिन एडमिशन से पहले ही फिर इस साल आर्य वीर दल का कैंप का टाइम आ गया और इस बार मेरा कैंप जो लगा वो लगा गुरुकुल सिंहपुरा रोहतक के अंदर में, जहां हमें दोबारा से योग अभ्यास के साथ साथ में अब लाठी चलाना, कुश्ती करना, आत्मरक्षा के साधन आदि काफी चीजें सिखाई गई। और सबसे रोचक था, हमें जनेऊधारी बना दिया गया और सिर पर चोटी और नाम के आगे ब्रह्मचारी लिखना सिखा दिया। और मैं लिखने लगा ब्रह्मचारी उमेश चंद्र आर्य। और उसी कैंप में मुझे एक पहलवान जी मिले, ब्रह्मचारी दयानंद जी। उन्होंने, मेरा शरीर अच्छा था, मतलब थोड़ा स्वस्थ शरीर था मेरा, अच्छा बढ़िया दिखने में। तो उन्होंने मुझसे कहा कुश्ती करते हो क्या? मैंने कहा जी मैं तो नहीं करता हूँ। कहाँ रहते हो? मैंने कहा जी मैं हिसार में रहता हूँ। तो वहां पर अखाड़ा है? मैं कहा जी मैं नहीं जानता कहाँ है अखाड़ा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हिसार देवी भवन मंदिर के अंदर एक अखाड़ा है जहां आप जाकर कुश्ती सीख सकते हो और वहां एक जनक पहलवान है, आप उनसे मिल लीजिएगा। तो मैं गया वहां पर और उनसे मिला और मैंने जब पहली बार सामने अखाड़ा देखा अपने, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैंने बस वहां जाना शुरू कर दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सुबह 3:30 बजे उठना शुरू किया मैंने। और मैं प्रेमनगर में मेरा घर था उस समय, प्रेमनगर से लेकर और मैं मिनी सेक्रेटरी की नहर तक मैं सुबह दौड़ लगाकर जाता था। और उसके बाद महावीर स्टेडियम में आके फिर वहां पर 6 चक्कर काटता था और फिर उसके बाद में मैं शाम को अखाड़े में जाता था। और इसी बीच एडमिशन मेरा सीनियर मॉडल स्कूल में हो गया। तो अब सुनो कमाल की बात, पूरे स्कूल में मैं एकमात्र छात्र था जो ड्रेस नहीं पहनता था। अब क्योंकि ये को एजुकेशन स्कूल था, लड़के और लड़कियां, मैं पहली बार ऐसे स्कूल में दाखिला मुझे मिला था कि जहाँ लड़कियां भी साथ में पढ़ती थी। और मैं एक लड़का जो कुर्ता पजामा पहनता था, लंगोटधारी और ब्रह्मचारी बन चुका था और स्कूल में पढ़ता उन लोगों के साथ में। बड़ा हास्य करते थे लोग कई बार साथ में। और एक बार तो क्या हुआ कि हिंदी की टीचर थी हमारी, तो वो मेरी कॉपी चेक करते हुए उसने मेरा नाम देखा उसके ऊपर, तो बोली ब्रे का मतलब क्या है, ब्रिगेडियर? तो मैंने कहा जी नहीं, ब्रह्मचारी। खैर स्कूल में पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ा सा आर्ट की तरफ, मुझे ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी थी, तो मैंने ड्राइंग पे काफ़ी ध्यान दिया वहाँ। और इसी बीच मैं मन महाविद्यालय अपने हवा सिंह दोस्त के पास में जाता रहता था। और उसके बाद मेरे को जब मैंने मैट्रिक कर ली तो फिर दूसरा पड़ाव स्टार्ट हुआ जिंदगी का। तो पिताजी ने देखा कि भाई अब पुत्र को क्या बना जाए। आमतौर पे भारतीय जो माँ बाप होते हैं उनकी सबसे पहली फरमाइश क्या होती है, बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, नहीं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, कोई ही नहीं कहता कि इसको इंसान बनाएंगे।
मेरी इच्छा थी आर्मी में जाने की, लेकिन नहीं, जो तकदीर को मंजूर होता है वही होता है। आखिर मेरे को डीएवी कॉलेज हिसार में नॉन मेडिकल क्लास में दाखिला दिला दिया गया और मैंने वहाँ पर पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी। एक दिन फिजिक्स का पीरियड था और प्रोफेसर मेहता ने क्लास लेनी थी, लेकिन थोड़ा वो लेट हो गए। अब क्योंकि हम ज़्यादातर बैंक बेंचर होते थे, हम जैसे लोग, इतना मीन टाइम मैंने अपना जेब से माउथ ऑर्गन निकाला और बजाना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने बजाना शुरू किया, प्रोफेसर मेहता की एंट्री हो गई। आते ही उनका पारा 7वें आसमान के ऊपर। कौन बजा रहा था ये मार्गन? तो क्लास अभी सिट डाउन भी नहीं हुई थी, उसी से पहले उन्होंने अपना पूरा रोप दिखा दिया। और मैंने कहा जी, मैंने अपना हाथ खड़ा किया जी, मैं था। आप यकीन नहीं मानोगे कि तुरंत उन्होंने मुझे 2 दिन के लिए क्लास से बाहर निकाल दिया। मुझे बड़ी मायूसी हुई कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया, क्योंकि लोग बच्चे एंजॉय करते थे मेरे गाने से और मेरे बजाने से। और मैं मायूस होकर क्लास से बाहर निकल गया। बेइज्जती सी महसूस हुई मुझे, लड़कियां ही बैठी थी वहाँ पर इसलिए। लेकिन शाम को फिर मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए एचयू में चला गया। अब क्योंकि मेरे जो दोस्त मैट्रिक में मेरे साथ पढ़ते थे वो तकरीबन ज़्यादातर एचयू से ही आते थे, क्योंकि उनके पिताजी वहीं सर्विस करते थे, उनका रेजिडेंस भी वहीं पर था और मैं अकेला पड़ गया था, तो मैं अक्सर शाम को मिलने उनसे चला जाता था। और उस दिन लकीली शाम को वहाँ वेटनी ऑडिटोरियम में एक कल्चरल नाइट चल रही थी, जिसका शायद मैंने पहले एक बार, डॉक्टर सुधीर शर्मा जी आए थे जब भी जिक्र मैंने किया था, और वहाँ पहली बार मैंने डॉक्टर सुधीर शर्मा जी के दर्शन किए। और जब उनका मैंने स्टेज संचालन और चुटकुलों को सुना तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे प्रोग्राम का, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उसी प्रोग्राम में मैंने पहली बार लाइव ऑर्केस्ट्रा देखा और उसका संचालन कर रहे थे संगीतकार विशाल भारद्वाज जी। बॉम्बे वाले नहीं, ये फरीदाबाद से थे। विशाल भारद्वाज जी वहाँ पर म्यूजिक टीचर थे वहाँ पर और बड़े गुणी आदमी थे। तो वो एक ऑर्केस्ट्रा का संचालन कर रहे थे और उसमें जो गाना, मतलब उस लाइव ऑर्केस्ट्रा में मैंने पहली बार गाना सुना और वो वही गाना था जिसने मुझे फिजिक्स की क्लास से बाहर निकलवाया था। तो मैं उनके संगीत संयोजन से बड़ा प्रभावित हुआ और क्योंकि मेरे को संगीत सीखना था तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं संगीत अगर सीखना है, मुझे संगीत सीखना है तो मुझे एचयू में एडमिशन लेना पड़ेगा और तभी मैं संगीत सीख पाऊंगा, क्योंकि और जगह का मुझे मालूम नहीं था उस समय। तो परमात्मा ने मेरी सुनी, लेकिन किस प्रकार से, जैसे ही डीएवी कॉलेज में मेरा जो प्रेप का फाइनल पेपर होने वाले थे, उससे पहले मैथ के डॉक्टर थे, शायद बहल थे, डॉक्टर बहल। तो उन्होंने मेरे पिताजी को बुलवाया कि आप अपने पिताजी को बुलाइए, मुझे कुछ समझाना है उनको। खैर मेरे पिताजी आए तो उन्होंने क्या समझाया उनको कि ऐसा कीजिए जी, इनका ये क्लास जो है इस साल का ड्रॉप करवा दीजिए, क्योंकि इसके नंबर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं कि इसको आगे आने वाले टाइम में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल सके। वही हुआ, मुझे वो साल ड्रॉप करना पड़ा और मुझे फिर पढ़ाई के लिए वापस भिवानी मेरे दादाजी के पास भेज दिया गया। और इस बार मेरा एडमिशन वहाँ वेस्ट कॉलेज भिवानी में फिर से प्रेप क्लास में करा दिया गया। और उस समय कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो थे हमारे मशहूर अभिनेता शशि रंजन के पिताजी श्री राजेंद्र प्रदीप जी। तो क्योंकि शौक था म्यूजिक का थोड़ा थोड़ा, तो यूथ फेस्टिवल के लिए मैंने भी ट्रायल दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया यूथ फेस्टिवल में। और उस समय शायद रोहतक से कोई वेटनरी डॉक्टर थे जो प्रोग्राम तैयार करवाने आते थे, शर्मा जी थे, नाम मैं भूल गया उनका, लेकिन इतना मालूम के प्रोफेशन से वो वेटनरी डॉक्टर थे शायद। तो यहाँ मेरा 2 आइटम में सिलेक्शन हुआ, एक तो ग्रुप सॉन्ग में और एक कव्वाली के अंदर यूथ फेस्टिवल। और इसी यूथ फेस्टिवल में मैंने पहली बार
भिवानी के बड़े मशहूर डायरेक्टर जो पूना इंस्टीट्यूट से थे, श्री वीरेंद्र भार्गव जी को भी देखने का मौका मिला मेरे को। वो वैसे तो वो कॉलेज का जो नाटक था उसको देखने आए थे और उन्होंने उन कलाकारों को फिर अपनी कुछ टिप्स भी दी। और दोस्तों प्रेप के बाद फिर मैंने दोबारा से एचयू में एडमिशन ले लिया 4 ईयर प्रोग्राम में। लेकिन तब तक जो मेरे दोस्त थे वो मेरे से 1 साल आगे जा चुके थे। खैर जैसे तैसे करके मैंने वहाँ पढ़ना स्टार्ट किया। तो एचयू में क्या होता था कि सभी स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ में एक कोकुलर एक्टिविटीज जरूर लेनी होती थी, चाहे वो फोटोग्राफी लो, चाहे वो डिबेट लो, चाहे वो अपना कोई गेम लो, चाहे वो म्यूजिक लो। तो नेचुरल है कि मैंने म्यूजिक के लिए फार्म भर दिया। और जैसे जब क्लास स्टार्ट हुई और मैं क्लास के लिए गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं जिस व्यक्ति के जिस कला के धनी को मिलने के लिए मैं गया था, भार्गव भारद्वाज जी को, वो तब तक जॉब छोड़ चुके थे और वापस फरीदाबाद चले। खैर जैसे तैसे संगीत का परवान चढ़ा तो हॉस्टल के कमरों में क्वाड बजा के फिल्मी गाने गाने शुरू किए, जो मेरे दोस्त बहुत पसंद करते थे। लेकिन स्टेज पे गाने में डर लगता था। दोस्त बोलते थे कि यार तुम स्टेज पे क्यों नहीं गाते। इवन कई बार तो हम शॉपिंग सेंटर पे बैठ के मैं 4 दोस्तों में मैं गाना सुना देता था, लेकिन भीड़ के आगे गाना सुनाना बड़ा मुश्किल लगता था मेरे को। और जब शॉपिंग सेंटर में मैं 4 दोस्तों में गाना सुनाता था तो राह चलते लोग रुक जाते थे थोड़ा सा, तो अच्छा लगता था। बोले यार देख तू क्यों स्टेज पे क्यों नहीं सुनाता। तो उसी दौरान मेरा एक क्लासमेट था मेरा, वो भी म्यूजिक का बड़ा शौकीन था, सतीश कक्कड़, जो बाद में डॉक्टर सतीश कक्कड़ बने। तो वो गज़ल गाने के बड़े शौकीन थे। तो एक दिन उन्होंने जैसे ही स्टेज पे गज़ल गाना शुरू किया तो वहाँ से एकदम से बुरी तरह से होटिंग होना स्टार्ट हो गया। तो मैं डर गया। मैंने कहा इस स्टेज के ऊपर आप गज़ल तो नहीं गा सकते। और कमाल की बात है तब तक मुझे हरियाणवी का कोई ज़्यादा शौक नहीं था। मैं ज़्यादातर फिल्मी गाने, क्योंकि मेरी पैदाइश शहर की थी तो मैं ज़्यादातर फिल्मी गाने सुनता था। मोस्टली ज़्यादातर मैं किशोर को बहुत पसंद करता था और उनको ही गुनगुनाने की मैं कोशिश करता था। तो स्टेज पे फिर आगे दोबारा से वही ग्रुप सॉन्ग वगैरह में कभी आ गए चले गए, आ गए चले गए। मन कुचूट कर रहा था कि यार कैसे स्टेज पे मैं अपने आप को लेके आऊँ। तो मैंने अपने मन में सोचा कि यार जैसे फुटबॉल की गेम होता है या हॉकी का गेम होता है या क्रिकेट की टीम होती है, आप चाहे कितने अच्छे प्लेयर क्यों ना हो, अगर पूरी टीम कमजोर है तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। तो ऐसा गेम चुने जिसमें आप अपनी गलतियों को देख सको और आगे मेहनत करके आगे आ सको। जैसे बॉक्सिंग है या एथलेटिक है, इसमें अगर आप हार भी गए तो आपको मालूम है यार आप क्यों हारे हो और आप मेहनत करके दोबारा फिर फाइट कर सकते हो और आगे निकल सकते हो। और इसी बीच एक दिन मेरे मामा जी का आना हुआ पंजाब से। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे मामा जो है वो भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, गीतकार हैं। और मेरे नाना जी भी बड़े अच्छे संगीतकार थे। वो हैं तो हरियाणा से, लेकिन वो पंजाब में बस गए थे जाके जैतू मंडी में। तो वो आए हुए थे तो मैंने उनसे जिक्र किया, तो क्योंकि वो गांव से निकले हुए थे तो उनकी जुबान पे थी हरियाणवी। तो उन्होंने मुझे गीत सुझाया और जिसको मैंने पहली बार वहाँ एनसीसी कैंप में गाया वहाँ पर। और उसके बाद में यूनिवर्सिटी में एक इंटर कॉलेज कंपटीशन था, तो मैंने पहली बार उस गाने को वहाँ परफॉर्म किया। तो मुझे यूथ फेस्टिवल में उसमें इंटर कॉलेज की में सेकंड पोजीशन मिली मेरे को। और वाइस चांसलर होते थे उस टाइम पीएस लांबा साहब, उन्होंने जब मुझे इनाम दिया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि जिस स्टेज पे मैं आते हुए डरता था और आज मुझे पहले ही मेरे इंडिविजुअल आइटम पे मुझे इनाम दिया गया। और दोस्तों उस दिन के बाद मेरा यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ा कि मैं जहां भी जाता, मैं जिस कमरे में जाता, जो भी मुझे मिलता, यही फरमाइश आई थी यार वो गाना सुना दे यार, लुट गया भाभीरी, लुट गया भाभीरी। और जब मैं स्टेज पे आता था वेटनी ऑडिटोरियम में, जो मेरे समकालीन लोग हैं वो जान सकते हैं इस बात को कि जब मेरा नाम अनाउंस होता था तो वेटनरी ऑडिटोरियम में ऊपर की जो गैलरी जो है
वो लड़कियों के लिए रिजर्व होती थी स्पेशल। तो मेरा नाम अनाउंस होते ही मतलब ताड़ियों की गड़गड़ाहट जब तक नहीं रुकती थी जब तक मैं स्टेज पे पर्दे पे बाहर नहीं आता था। और जब मेरा गाना शुरू होता था तो पूरे ऑडिटोरियम में पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। और प्रोग्राम के बाद जब लोगों के कमेंट मुझे मिलते थे कि या तो मुझे जयपाल राणा शिकारा का उनकी वो स्किट पसंद आई थी या फिर तुम्हारा गाना, वो मेरे लिए इतनी खुशी की बात होती थी जितना आज के टाइम में जो नए कलाकार हैं जिनको आजकल व्हाट्सएप पे जो उनको कमेंट्स मिलते हैं, लाइक मिलते हैं 50 करोड़ 1 करोड़, उससे भी कहीं ज़्यादा मुझे उसकी खुशी होती थी। इन्हीं दिनों हिसार महावीर स्टेडियम में कोई मेला लगा, एग्जीबिशन, और हिसार के हमारे बड़े अच्छे संगीतकार थे एक श्री चंद्रशेखर जी। उन्होंने उनका म्यूजिक स्कूल भी था उस समय में, तो वो इंस्ट्रूमेंट भी बेचते थे, तो उन्होंने स्टॉल लगाया था वहाँ। तो मैं गया वहाँ और मैंने एक वहाँ गिटार खरीदा ज़िंदगी में पहली बार 350 रुपये में। और जैसे ही मैं उसको घर पे लेके आया और मेरे फादर के पहले कमेंट थे ये कि तू हमारे घर में डूम कहाँ से पैदा हो गया। बड़ा बुरा लगा मेरे को। खैर मैं अपनी मेहनत से वो गिटार सीखता रहा। कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में एक शख्स थे शायद जॉन करके, वो गिटार बजाते थे, इलेक्ट्रिक गिटार। तो मैंने वो रोल के साथ में गिटार बजाना शुरू किया, कुछ दिन किया, लेकिन आखिर में मुझे वो गिटार 150 रुपये में बेचना पड़ा वहाँ पर। बिना सीखे की वजह से, ना सीखने की वजह से मन नहीं लगा मेरा। और अब क्योंकि यूनिवर्सिटी में सिखाने वाला, म्यूजिक सिखाने वाला कोई नहीं था वहाँ पर। ड्रामेटिक्स में तो जैसे शर्मा जी थे वहाँ पर, वाल्दिया जी थे वहाँ, डॉक्टर राम कुमार यादव जी थे। एक बहुत बढ़िया ड्रामेटिक्स का बहुत बढ़िया ग्रुप बना हुआ था उसके अंदर में। तो वो पूरी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करती थी और उस पूरी टीम के बीच में मुझे अकेला परफॉर्म करना होता था। मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। और परमात्मा की ये दया रही, वहां मैं जब भी स्टेज पे आता था मुझे कभी भी मतलब एक गाना गा के मुझे कभी उतरने नहीं दिया उन लोगों ने। अब क्योंकि यूनिवर्सिटी में कोई म्यूजिक टीचर नहीं थे उस समय पर, तो म्यूजिक प्रोग्राम के लिए हमें आर्टिस्ट बाहर से हायर करने पड़ते थे। और नेचुरली बात है कि उन दिनों डीपी और ऑफिस ही एकमात्र जरिया होता था इन चीज़ों के लिए। तो वहाँ से हमें, हमारे पास में जो ढोलक के लिए या हारमोनियम पे के लिए जो लोग आते थे, उसमें मुझे याद है आज भी कि मास्टर बारू राम जी होते थे, बहुत माने हुए हारमोनिक वादक। और उनके साथ में आते थे संत राम जी और कुछ लोग और भी आते थे। तो मैंने उनसे बात की कि मुझे रागनी सीखनी, रागनी चाहिए मेरे को। तो उन्होंने कहा आप हमारे ऑफिस में आइएगा। तो मिनी सेटेट यूनिवर्सिटी के साथ ही लगता हुआ था वहाँ पर। तो एक दिन मैं वहाँ गया उनके पास में, तो वहाँ उनका म्यूजिक रूम था और वो बड़े मस्ती करते थे वहाँ पर, हारमोनियम ढोलक के साथ में गाते थे, बजाते थे। उस टाइम पे रमेश था वहाँ पर। और वहीं मेरी मुलाकात शीश राम जी से भी हुई। तो मुझे वो टीम ने बताया कि ये बहुत अच्छा लिखते भी हैं और गाते भी हैं। तो मैं पहली बार वहाँ से रागनी एक शायद लक्ष्मीचंद जी की रागनी थी कोई, सबसे पहली बार मैं वो रागनी लेके आया वहाँ से। लाड प्यार माटी में मिल गए इब के पुचकारे से, भूप सिंह तेरी बहू रात दिन तान्ने आता है सारे से। तो ये मेरी स्टेज पर पहली रागनी थी। और इस रागनी में मुझे याद है कि मेरे साथ ढोलक पे जो थे वो दीपा माथुर, जो अनिल शर्मा जी के साथ में गाती थी रेडियो स्टेशन पे डीएससीएम से, उनके ब्रदर होते थे डब्बू करके, वो ढोलक पर थे। और हारमोनियम पे संतराम जी थे डीपीआर ऑफिस से। तो वो रागनी जब स्टेज पे गाई तो इतना अच्छा लगा, इतना लोगों को भी अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि दिल से गाई जाती। जब पिन ड्रॉप साइलेंस होता है ना, तो आप में जोश ही कुछ अलग होता है। और वही आपको जैसे बताया कि वो रागनी खत्म होने के बाद में जो क्लैपिंग मिली मेरे को, और जो बाद में लोगों ने बताया बस यार बस आज जो मजा आ गया तेरा गाना सुन करके, तो मेरा हौसला और बढ़ा उससे। और ये हमेशा होता था कि आपको बताया कि मुझे दोबारा फरमाइश होती थी गाने की, तो मेरे पास मटेरियल नहीं होता था गाने तैयार करने के लिए। तो मैं क्या करता था उस दौरान, जैसे ही मुझे कहीं और जाने का मौका मिलता यूनिवर्सिटीज वगैरह में, फेसबुक फेस्टिवल वगैरह में, जैसे मुझे एक बार राजस्थान जाने का मौका मिला, वहाँ पर एक प्रोग्राम होता था घूमर करके और एक था पनियान करके। तो जैसे ही मैं राजस्थान गया
तो फिर मुझे वहाँ राजस्थान गाने सुनने को मिले, तो मैं उनमें से वहाँ के जो उस टाइम पॉपुलर जो गाने होते थे मैं वो लेके आता वहाँ से, फिर उनको एचवी में आके परफॉर्म करता, कि मुझे मालूम था दोबारा मुझे एक छोरी गांव की गोरी तो मुझे सुनाना है सुनाना है। तो मैं कोशिश करता कि हर बार, लेकिन ये कोशिश मेरी जारी रहती थी कि मैं हमेशा को ना कुछ नया स्टेज के ऊपर कुछ नई चीज़ लेके आऊँ, जिससे मेरा जो आगे मेरी जो संगीत यात्रा है वो भी चलती रहे और लोगों को बोरियत ना हो और वो एंजॉय करते रहे। इसी बीच मेरी मुलाकात हुई मैडम अमरजीत कौर जी से, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़का होता था त्यागी त्यागी करके, उनका छोटा भाई वो कॉर्बेट कॉलेज में पढ़ता था, तो वो भजन बड़ा अच्छा गाता था। तो मुझे एक बार यूथ फेस्टिवल में जाना था गैलेक्सी में, ये हिमाचल में है गैलेक्सी है, वहाँ यूथ फेस्टिवल होना था। अब मेरे पास भजन नहीं था और वो भजन बड़ा अच्छा लगता था मुझे, तो मैंने यूनिवर्सिटी में उनके ब्रदर को बोला, तो उन्होंने बताया कि आप उसको बोल देना। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया और उससे मिला, और उसी दौरान मैंने वो भजन लिया उससे, और तभी मेरी मैडम अमरजीत कौर जी से मेरी मुलाकात हुई, और फिर वो भजन मैंने वहाँ गैलेक्सी में जाके परफॉर्म किया। यूथ फेस्टिवल में हम पार्टिसिपेट तो ज़रूर करते थे, लेकिन पोजीशन नहीं आती थी क्योंकि तैयारी नहीं होती थी। तैयारी क्या होती थी, जो और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होते थे म्यूजिक के, वो पूरी तैयारी के साथ साजबाज के साथ उनके साथ में पूरे टीचर सब कुछ आते थे उनके साथ में। हमें क्या करना पड़ता था कि वहीं पर जा करके किसी से पूछना पड़ता था, भाई तबले वाले से, भाई बजा देगा क्या थोड़ी देर इसमें, बाजे वाले बात करते। तो वो जो एक जो परफेक्टनेस आनी चाहिए थी आइटम में वो नहीं आती थी, और हमें प्राइज नहीं मिलता था, सिर्फ ये होता भी पार्टिसिपेंट हमने कर लिया। और इसी दौरान एक बार मैडम का प्रपोजल आया अमरजीत कौर का, फिर उसके बाद में कि 1980 की बात है शायद, ये 31 की बात है, उसके लिए एक प्रोग्राम जालंधर दूरदर्शन पर रिकॉर्ड होना था, और उसका नाम था प्रादेश की, जिसमें वो दूसरे प्रदेश के जो कार्यक्रम है उनको वो दिखाते थे। तो मैं भी मैडम के ग्रुप में उनके साथ में गया, वहाँ पर हमारी शायद 3 कैसेटें बनी थी वहाँ पर, और एक ग्रुप सॉन्ग था, मुझे शायद अभी भी वर्डिंग थोड़ी याद है, वो गंगा जी के घाट पे बसे देश हरियाणा रे, ज्वार बाजरा खाना, इस टाइप से कुछ था वो, हमारा बसे देश हरियाणा रे। तो ये बहुत अच्छा ग्रुप सॉन्ग था, बहुत बढ़िया ग्रुप सॉन्ग था वहाँ पर। तो ये बड़ा अच्छा रिकॉर्ड हुआ था वहाँ पर, और फिर ये 31 को 1980 में ये वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर उसके बाद टेलीकास्ट भी किया था। अब क्योंकि हरियाणवी के प्रति शौक मेरा जाग चुका था, और एक लोगों की मैं पसंद भी बन चुका था, तो मैं मास्टर शिवश्याम जी के साथ बैठ करके हम लोग गाने हमने बनाने स्टार्ट किए। हम जब भी टाइम लगता मेरे को, हम छुट्टी होती शनिवार को या इतवार को, मैं उनको लेकर के कभी होम साइंस कॉलेज के पीछे, कभी गिरी सेंटर में, हम कहीं ना कहीं बैठ जाते थे एकांत में, या कभी मिनी सेक्रेट की छत पे जाके बैठ जाते थे। तो कोशिश करते कि यार कुछ बनाया जाए, और इस दौरान हमने काफ़ी गाने बनाए। तो उन दिनों में जो रिकॉर्ड होते थे वो ज़्यादातर एचएमवी से आते थे, और उस टाइम पे एचएमवी के बड़े मशहूर गायक होते थे, बड़े अच्छे राइटर और गायक। गुलाब सिंह की बहुत पॉपुलरिटी थी उस टाइम पे। गुलाब सिंह जी थे, सफदर राणा थे, और उस टाइम म्यूजिक डायरेक्टर के एस नरोला, सोनलाल जी, ये ऐसे होते थे, और वो लोग बड़ा पसंद करते थे गुलाब सिंह को। उस दौरान मेरे मामा जी के भी कुछ रिकॉर्ड हुए काफ़ी, पंजाबी भी हरियाणवी भी, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। तो क्योंकि मैं छुट्टियों में पंजाब में जाता रहता था, मेरा नानका पंजाब में था जैतो मंडी में, तो मैं जब भी पंजाब में जाता था तो मुझे वहाँ एक रिकॉर्ड प्लेयर की दुकान थी, रिकॉर्ड कैसेट रिकॉर्ड करने वाले की, वो छोटे मामा जी के दोस्त थे मेरे, मैं वहाँ जरूर जाता था उनके पास में। तो वहाँ मुझे पंजाब के जो अच्छे गायक थे उस समय के, उनको सुनने का मौका मिला। जैसे कुलदीप मानक थे अपना, और सुरेंद्र छिंदा जी थे, जैसे मोहम्मद शदीक थे जैसे वहाँ पर, और इस टाइप के जो सिंगर थे वो, उनको सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं कह रहा ऐसे गाने हरियाणा में क्यों नहीं आते। तो जब मैं उन गानों को सुनता था तो पता लगा कि उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो उनके, वो थे चरणजीत आहूजा साहब, और उस समय उनका इतना नाम था कि शायद ही पंजाब का कोई गाने वाला होगा जो उनकी म्यूजिक डायरेक्शन को तरसता होगा कि यार एक बार आहूजा साहब अगर मुझे गवा दे तो मेरा मेरा बेड़ा पार, मेरी जिंदगी बन जाएगी। और साथ साथ में
पंजाब के कलाकारों को चढ़ाने में उस समय जालंधर दूरदर्शन का बहुत बड़ा हाथ होता था। तो जैसे ही कोई नया गाना वहाँ पर आहूजा साहब का जब पहली बार वहाँ परफॉर्म होता जालंधर दूरदर्शन के ऊपर, और वो कला रातों रात हिट हो जाता था, तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं आहूजा साहब से मिलना है मेरे को। और ये भी पता लगा मुझे बाद में कि आहूजा साहब हमारे रोहतक के रहने वाले हैं और वो आजकल दिल्ली में हैं। तो मैंने कोशिश की कि भी किसी तरीके से मैं आहूजा साहब के पास में पहुंचूं। ये बात है तकरीबन 1980-81 की बात है, 81 की बात है, शायद 80 की बात है। मैं गया उनके पास में, हाँ यस 81 की बात है, क्योंकि दूरदर्शन प्रोग्राम के बाद में मैडम के बाद में ही मैंने कोशिश की थी उनसे मिलने की। तो मैं गाने लेके गया उनके पास में, और उस टाइम क्योंकि मैं पंजाब से प्रभावित था, तो मैं ऐसे गाने बनाने के मूड में था कि जिसको सब लोग सुन सकें, जिसको सब लोग माता पिता भाई बहन सब उसको, और वो पर्टिकुलर किसी और अलग टाइप से गाना जो है ना सबको अच्छा लगना चाहिए, किसी को विशेष जाति प्रति या उसके प्रति नहीं होना चाहिए। जैसे माँ हुंदी है माँ दुनिया वालों, या पैसे के ऊपर, या इस टाइप के मतलब शिक्षाप्रद से गाने जिसको सुन के अच्छा लगता था। तो मैंने भी उस टाइप के गाने बनाए हम लोगों ने, और मैं कुदरती किसी तरीके से पहुंचता 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 मैं आहूजा साहब तक पहुंच ही गया मैं। उस समय आहूजा साहब का जो स्टूडियो था वो था मदर डेयरी में, दिल्ली में एक झील पार एरिया है मदर डेयरी जमुना पार, वहाँ इनका एक छोटा सा स्टूडियो था जिसका नाम था सोनोटेक। सोनोटेक स्टूडियो में उनका एक बड़ा छोटा सा कमरा होता था और रिकॉर्डिंग स्टूडियो था वहाँ पर, तो 2 ही आदमी बैठ सकते थे उनके ऑफिस में। मैंने उनको गाने सुनाए, रेफरेंस दिया थोड़ा सा इस करके, तो बोला नहीं यार कुछ मसाले वाले गाने लेके आओ, कुछ जोट लेके आओ मसाले वाले। तो इस करके उन्होंने मुझे वापसी भेज दिया। मैं आया फिर उसके बाद में, और मैंने और शीशाराम जी ने बैठ के कुछ फिर और गाने बनाए। इस प्रकार कम से कम मेरे 4 राउंड उनके पास लग गए। आखिर में जाके उन्होंने 8 गाने सेलेक्ट किए कि ठीक है यार रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, उन्होंने पूछा मुझसे कि फीमेल सिंगर कौन होगी। मैं कहा जी मैं तो किसी को नहीं जानता, मेरा कोई ऐसा कोई जो नाता नहीं है किसी के साथ में। तो बोले तू हिसार रहता है। मैं कहा जी हाँ मैं हिसार रहना जी। तो बोले यार तेरे वहाँ पर एक मैडम है अमरजीत कौर, जानते हो। मैं कहा जी हाँ जानता हूँ उसको मैं। तो बोला ओदे नाल करा दा। मैं जी करवा दो जी, उनके साथ करा दीजिए। तो खैर उन्होंने मेरे को एक डेट दे दी, और वो डेट भी कुदरती 12 थी जैसे आज 12 सितंबर है, लेकिन वो 12 मार्च डेट थी। तो मैंने आके मैडम को बताया कि मैडम जी ऐसे ऐसे मैं औजा साहब से मिल के आया था और ये रिकॉर्डिंग मुझे करनी है और ये गाने हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है मान गए वो। तो रिहर्सल वगैरह हमने स्टार्ट कर दी, और 7-8 दिन 8-10 दिन के बाद में 8-10 दिन के बाद में मैडम बोली क्या मुझे इसके पैसे कितने दोगे। तो दोस्तों उस ज़माने में एक कैसेट के सोनोटॉक से 4,000 रुपये मिलते थे। ये आपको मैं 81 की बात बता रहा हूँ। तो मैडम बोली भी देखो मैं तो क्योंकि प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, तो मैं तो 2,000 रुपये से कम तो मैं नहीं गाऊंगी। मैंने कहा मैडम एक बात बताओ, मेरे 7-8 चक्कर मैंने जो दिल्ली के लगाए और ये बना बनाया मैं आपको दे रहा हूँ, और आपका प्रोग्राम मैंने जो दूरदर्शन पे किया विदाउट एनी कॉस्ट, कोई पैसा हमने आपसे नहीं लिया। खैर करते करते मैडम ने फिर एक्सक्यूज कर दिया, बोला नहीं मेरे तो पेपर है 12 तारीख को, मैं तो नहीं जा सकती, और इसको आप कैंसिल कराइए। मैंने आजो साहब को बोल के डेट को पोस्टपोन कराया, 2 बार डेट को पोस्टपोन कराया। उसके बाद मैंने कसम खा ली कि मैंने ड्यूट नहीं गाना मेरे को, और मैंने बंद कर दिया दिल्ली जाना। इस बीच मुझे याद है एक बार डॉक्टर सुधीर शर्मा जी ने भी मुझे कहा था यार तू उमेश गाने दे यार, तेरे मैं गाने रिकॉर्ड करवाता हूँ, पर पता नहीं एनी हाउ क्यों नहीं हो पाया, वो बीच में फिर रह गया वो काम। और इसी दौरान चंद्रावल की प्रोडक्शन स्टार्ट थी, और चंद्रावल बनने के बाद में आपका रिलीज भी हो गई। शायद ये चंद्रावल 82 में बनी थी, और 83 में शायद ये सुपरहिट हुई थी। मैंने फिल्म नहीं देखी थी, लेकिन जब उसके जो एडवर्टाइजमेंट की जो कैसेट चलती थी ऑटो वगैरह के अंदर में, उसने इतना क्रेज बना दिया था उस टाइम पे। और उसमें अपने जो शायद मनफूल जी का वो जो डायलॉग जो था वो सेट पे, वो जब डायरेक्टर बोला भाई रेडी, तो बोला रेडी के सुनते मारा ऊँट बैठ गया।
वो इतना अच्छा लगता था। और उस कैसेट ने फिल्म से ज़्यादा लोगों में, इतना म्यूजिक ने उस टाइम पे इतना क्रेज बना दिया था लोगों में कि मतलब जैसे सर्कस में क्रेज होता था ट्रैक्टर भर के जोनों को जाना, और ऊपर से अपना कोशिश साहब का म्यूजिक, जेपी कोशिश साहब का म्यूजिक और उत्तम सिंह जी का उसमें म्यूजिक अरेंजमेंट, वो अरेंजमेंट लोगों को पहले भी सुनने को मिला था। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं सुनने को मिला था। भौरानी के गाने भी बहुत अच्छे गाने थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आज भी अच्छे लगते हैं। आज भी दिल करता है कि उन गानों को मैं गुनगुनाऊं। और लेकिन जब चंद्रावल के अंदर उन्होंने जो इंटरलूड दिए, उसने तो पूरा मतलब हिंदुस्तान हिला दिया उस टाइम पे। और इसी दौरान जगत जाखड़ जी मुझे मिले। मिले क्या, मिलते थे वैसे तो, क्योंकि हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। जगत वेटनरी कॉलेज में पढ़ता था और मैं उस समय एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ता था। और जगत स्टेज पे एक्टिव रहता था, मैं भी एक्टिव रहता था। तो एक दिन वो मेरे को बोला, यार उमेश, ये चंद्राव रिलीज के बाद की बात है, कि यार तेरा एक गाना वो फिल्म में लेना है। क्योंकि वो गाना मेरा मैं पिछले 4 साल से लगातार स्टेज पे गा रहा था और सभी को पसंद था वो गाना। तो बोला गाना दोबारा सुना यार एक बार। तो हम बेसिक साइंस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कैंटीन पे बैठे नीचे पीछे, और मैंने कहा ले सुन ले यार, अच्छा गाना है, बढ़िया बात है, ले ले फिल्म में। तब तक मुझे कोई फिल्म का क्रेज का इतना क्रेज नहीं था कि मुझे फिल्म में गाना है कभी जिंदगी में। तो बातों बातों में उसने जिक्र किया कि यार सब कुछ तैयार है, स्टोरी वगैरह सब कुछ बढ़िया है, और मेरे पास में पार्टनर भी है, और लेकिन एक पार्टनर की कमी है। 3 पार्टनर मेरे पास तैयार है, अगर एक पार्टनर और मिल जाएगा तो फिल्म भी बन जाएगी और तेरा गाना भी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि मैंने उसको कहा उस समय कि देखो हम ये काम कर सकते हैं, हम पंजाब चल सकते हैं मेरे मामा जी के पास में, जो मेरी मदर से तीसरे नंबर पे हैं। मेरी माँ सबसे बड़ी है, और उसके बाद में तीसरे नंबर पे मेरे मामा जी त्रिलोकी वर्मा जी, आप सभी जानते हैं। तो मैंने कहा मैं उनसे मिलवा देता हूँ आपको, और क्योंकि वो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और एक्टर भी अच्छे हैं। क्योंकि वहाँ जो रामलीला होती है जैतो मंडी में, वो आज तक भी मेरे नाना जी के परिवार से होती है। पहले मेरे नाना जी पैरों की पेटी बजाते थे वहाँ पर, और जो राम बनते थे वो मेरे मामा जी के जो ताऊ जी के जो लड़के थे वो बनते थे पहले। फिर मेरे मामा त्रिलोकी वर्मा जी बनते रहे, अभी मेरे छोटे मामा जी बनते हैं। तो ये पूरा उनका आज तक भी दबदबा उनमें था। तो मैंने कहा मैं उनसे मिलवा देता हूँ, हो सकता हो। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय उनके पास में फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत अच्छी थी, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। तो मैंने कहा शायद वही एक सूरज की किरण है, अगर वो मान जाते हैं तो सारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं और जगत चले गए वहाँ जैतो मंडी, और मैंने मामा जी से जिक्र किया कि ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट है पनगट फिल्म का, और जगत इसको बना रहा है, इसी की स्टोरी है, और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें एज ए प्रोड्यूसर तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आप साथ में आप एक्टिंग भी कर सकते हैं, और गाना भी, 2 गाने आप भी गा सकते हैं, 2 गाने मैं भी गा सकता हूँ इसमें। खैर मामा जी को वो जो सुझाव था अच्छा लगा उनको। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं इसार आता हूँ। तो पहले भी आते रहते थे वो इशारों। तो इस बार फिर वो जब मीटिंग के लिए आए इशार में, तो बाकी जो प्रोड्यूसर थे उसमें एक प्रोड्यूसर मिस्टर बंसल थे कोई महम से, और एक थे इशार से एडवोकेट राम निवास शर्मा जी, और एक कोई खानक से ठेकेदार थे कोई, मुझे नाम याद नहीं अभी, और चौथे मेरे मामा जी थे। तो इनकी वहाँ सीटिंग होनी स्टार्ट हुई। मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता था क्योंकि मेरे को सिर्फ म्यूजिक का शौक था, बाकी मेरे को कोई लेना देना नहीं था, जगत उनके साथ में होता था। तो मैंने कहा ठीक है। तो करते करते शायद 1 महीना उनकी सीटिंग में चला गया उनका। और फिर एक दिन तय हुआ कि चलो बॉम्बे चलते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। और बॉम्बे जब रिकॉर्डिंग के लिए गए, तो मैं पहली बार उस ट्रेन में बैठा था जो बॉम्बे की तरफ मुंह करके चलती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे रास्ते में क्या हुआ, कि उसमें जो टिकट्स होती थी वो ब्रोकर के थ्रू होती थी, एजेंट के थ्रू होती थी वो। और टिकट का उसने आरक्षण तो करवा दिया, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं हुआ था उसका। तो हम शायद आई डोंट नो पंजाब मेल थी शायद, कौन सी थी, उसमें हम चढ़ गए डब्बे में। और जैसे ही वो राजस्थान में एंटर हुई, शायद कहीं कोटा या कहीं के आसपास में, तो पुलिस वालों ने देखा कि ये तो बालकनी रास्ते में खड़े हैं। तो ये था भी जब भी सीट खाली कोई होगी कोटा का वगैरह में जाके फिर हम वहाँ बैठेंगे गार्ड से बात करके। तो उसने स्टेट पे बोला कि नेक्स्ट स्टेशन पे आते ही सब नीचे 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 आउट। तो हम लोग घबरा गए बुरी तरह से
किस तरीके से उन पुलिस वालों को पैसे देके हम वहाँ पर खड़े खड़े फिर आगे जाके कहीं पर भोपाल या कहीं जाके हमें फिर जाके कहीं बैठने का मौका मिला और इस तरीके से हम बम्बई पहुँच गए। तो दोस्तों बम्बई में सब कुछ सस्ता है, आना जाना खाना पीना सब सस्ता है, लेकिन रहना बड़ा महंगा है। तो ये था कि अब रहेंगे कहाँ पर। तो जगत ने इंतजाम किया हुआ था नो डाउट कि वहाँ उसके कुछ जानकार थे जो गांव सिसाई के ट्रांसपोर्टर थे वहाँ पर। आपको बता दूं कि जिस एरिया में हम थे कालबा देवी एरिया में, मस्जिद एरिया में, ये एरिया जो था उसमें ट्रांसपोर्ट में ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब के लोग थे उसमें वहाँ पर, और कपड़े में राजस्थान से लोग थे ज़्यादा। तो हरियाणा के ट्रांसपोर्टर थे वो, अग्रवाल ट्रांसपोर्टर करके। तो हम उनके पास चले गए, तो उन्होंने हमारे रहने का इंतजाम कर दिया वहाँ, फर्स्ट क्लास एसी वगैरह बढ़कर खाना खाना सब कुछ बढ़िया। और वहीं हम रिहर्सल करते रहते थे। और तो फिर हम जेपी कोशिश साहब के पास में गए। मैंने पहली बार उनके दर्शन किए, पैर छुए उनके। तो बातचीत हुई वहाँ पर कि ऐसे ऐसे जगत तो उनको पहले से जानता था क्योंकि चंद्रावल के टाइम में वो उनके साथ में अटैच था, बरवानी के टाइम पे भी वो सब उनको जानता था वो। तो जगत ने बातचीत की कि ऐसे ऐसे ये प्रोजेक्ट है मेरा। तो वो तैयार हो गए, बोले ठीक है जगत तेरे लिए मैं करता हूँ, लेकिन पैसे पे शायद कुछ आनाकानी हुई हल्की सी वहाँ पर। तो जेपी कौशिक साहब ने उस समय, क्योंकि चंद्रावल सुपरहिट हो चुकी थी फिल्म, तो उनको भी इस चीज़ का गुमान था भी चलो अच्छा बात है। और लोग भी उम्मीद करते थे कि भी म्यूजिक, पहला म्यूजिक जो चॉइस होती थी वो जेपी कौशिक साहब की होती थी। तो मुझे याद है उन्होंने कहा था कि मैं इसके लिए 50,000 रुपये लूँगा आपका 6 गानों के लिए। और लेकिन इन्होंने आपस में बातचीत की, बातचीत करके बोले जी हम आपको कल बताते हैं। अगले दिन फिर गए उनके पास में, और पूरी टीम ने, मतलब जो प्रोड्यूसर की टीम थी अलॉन्ग विद मेरे मामा जी, कि जी हम आपको 35,000 रुपये देंगे आपको, और इससे ज़्यादा आपको नहीं दे पाएंगे। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने ये मिलके हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं और बड़ी मेहनत से हम करेंगे, और जब रिलीज हो जाएगी आपको मारुति कार देंगे। उस समय मारुति कार का बड़ा नाम था उस समय। तो ऐसे ऐसे करते करते पता नहीं क्या सूझा, मुझे बड़ा गुस्सा आ गया उस समय पे। और क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी से ताज़ा ताज़ा खून था, और मैंने कहा यार तुम फिल्म बनाने निकले हो यहाँ पर, मालूम है चंद्रावल की जो कामयाबी है उसका सबसे बड़ा राज क्या है? उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था म्यूजिक। फिल्म देखने के बाद शायद बहुत से लोगों ने कहा होगा कि यार टेक्निकली तो इससे बहुरानी बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन म्यूजिक की वजह से वो फिल्म जो है ना वो सुपर डुपर हिट थी। और मैंने कहा तुम म्यूजिक के ऊपर ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। मैंने कहा यार तुम अभी से ही तुम्हारी ये हालत है, तुम आगे क्या फिल्म बनाओगे? बस मेरे मुंह से पता नहीं वो उस समय वक्त का क्या दुर्भाग्य था कि मेरे एक वर्ड निकल गया मेरे मुंह से उन लोगों के प्रति। मैंने कहा एक काम करो, यहाँ चौराहे पे खड़े हो जाओ, दोहरा ले लो और लोगों से भीख मांग लो, और भीख मांग के कोशिश आपको दे देना, तब जाके तुम्हारी फिल्म बन पाएगी। इसी बीच मुझे पहली बार उत्तम जी को देखने का मौका मिला। अब क्योंकि उत्तम जी कोशिश साहब के लड़के के दोस्त थे, हम उम्र थे उसमें उनके साथ में, उनके लड़के गिटार बजाते थे बड़े वाले कोशिश साहब के। तो उत्तम जी उनका काफ़ी सम्मान करते थे कोशिश साहब का, क्योंकि सीनियर थे काफ़ी। तो वो अरेंजमेंट के लिए घर पे आ जाते थे, और नीचे बैठ के, वो आज भी नीचे बैठ के काम करते हैं। यशपाल जी जानते हैं जो लोग मिले उनको सबको जानते हैं कि वो जब भी काम करते हैं नीचे बैठ के अब भी गद्दे पे काम करते हैं। तो वो कोशिश आपके पास में वो, और उनके पास एक रिदम का बंदा था जो शायद इसराना वगैरह से कहीं से हरियाणा से ही था, वो डुग्गी पे बैठ जाता था। तो हम लोग रिहर्सल करना हमने लोगों ने स्टार्ट कर दिया। रिहर्सल चलती रही 4-5 दिन रिहर्सल चलती रही हमारी, और वो अपने इंटरलूड बनाते रहे। और एक दिन पता नहीं क्या हुआ, वो जो टीम थी मामा जी की, प्रोड्यूसर की टीम थी, उन्होंने कोशिश साहब को ये बोला कि उमेश नहीं गाएगा। कोशिश साहब मुझे भी क्यों नहीं गाएगा उमेश? बोले जी देखो त्रिलोकी जी के तो कैसेट भी बनी हुई है, इनके रिकॉर्ड भी बने हुए हैं इनके, और उमेश का आज तक कोई टेप नहीं बना, कोई रिकॉर्ड नहीं बना इनका, और हमारा फिल्म का मामला है तो हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं और जगत उनके मुंह की तरफ देखते रह गए कि ये क्या हुआ। मैं तो बॉम्बे गाने के लिए आया हूँ, और पिछले 3 महीने से मैं जो दिन रात मैंने किया हुआ था, और ये सुनने के लिए कि इसने कभी रिकॉर्ड नहीं बना इसका,
जबकि मैंने, ठीक है, मैंने आहूजा साहब के पास काफ़ी कोशिश की थी रिकॉर्ड करने के लिए, नहीं, अनलकीली नहीं बन पाए। तो ये क्या एक्सक्यूज हुआ? तो उस टाइम पर मामा जी के कौन से गाने हिट हो चुके थे? उनका कोई गाना हिट नहीं हुआ था उनका। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद अब मैं कोई किसी के बारे में ज़्यादा दुर्भावना से बात नहीं करना चाहता। आई डोंट नो किसका उसके पीछे, किसका मन में काला था, आई डोंट नो। कोशिश साहब ने उनसे कहा कि यार एक काम करो, आप उमेश को एक बार गाना गाने दो, इसकी आवाज़ में गाना रिकॉर्ड करने दो। वेस्टर्न आउटडोर में रिकॉर्डिंग होती थी उस समय, और उस समय 400 रुपये पर घंटा लगता था स्टूडियो किराया वेस्टर्न आउटडोर का। अरे बोले यार मेरे से ले लेना है, पर इसको एक बार गाने तो दो यार इसको, उसके बाद अगर आपको पसंद नहीं आए तो डब कर लेना यार, पैसे मैं दे दूंगा। लेकिन मेरे मामा जी, मामा श्री और टीम ने मना कर दिया कि उमेश नहीं गाएगा। अब आप सोचो कि उस दिन मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। मैं इतने सपने लेके मुंबई गया था कि मैं फिल्म में गाऊंगा, लेकिन मुझे वहां से वापसी भेज दिया गया। समझ सकते हैं सर, उस टाइम पे गुस्सा भी बहुत आता है, रोना भी बहुत आता है, लेकिन दिमाग काम करना बंद कर देता कि अब मैं क्या करूं। मैं रोता हुआ वहां से वापसी चल पड़ा। जगत ने कहा कोई बात नहीं यार उमेश, अगली फिल्म में मैं तेरे साथ जरूर काम करूंगा, हम जरूर गाएंगे, जरूर काम करेंगे साथ में। फिर मैं मामा जी को एक बात बोल के आया था उसमें, मैं कहा मामा जी काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ा करती, मेरे में दम होगा मैं फिर आऊंगा। मैं देखा और मैं वापसी हिसार आ गया। कुछ दिनों के बाद में फिल्म की कैसेट रिकॉर्ड भी होगी, सब कुछ हो गया, और जब मुझे सुनाई गई कैसेट, तो वही जो गाने मैं गाने वाला था वो मामा जी ने गाए उसके अंदर में। और जब कैसेट रिलीज हुई तो मेरे जो जानकार थे, क्योंकि मेरी आवाज़ उनसे काफ़ी मिलती जुलती है मामा जी से, लोगों ने कहा यार तेरा नाम नहीं कैसेट के ऊपर, तेरा गाना तो है लेकिन तेरा नाम नहीं उसके ऊपर, कैसेट के ऊपर उस पर कोई त्रिलोकी वर्मा लिखा हुआ है। मैं कहा हाँ ये मेरा फिल्मी नाम है। इस करके मैंने तसल्ली दी थोड़ी सी, और मैंने अपनी मदर से कहा कि माँ मैं केस करूंगा इसके ऊपर। मेरी माँ बोली तू मेरे भाई पे केस करेगा? मतलब मेरी माँ को मेरा कोई ख्याल नहीं, अपने भाई की तरफदारी, तो मेरे भाई पे केस करेगा? ठीक है जी, नहीं करते जी। और देखो कमाल की बात एक और है इसमें, मैं ये दुख भी सहन कर लेता कि मैंने नहीं गाया। अरे कम से कम कैसेट में लिरिक्स पे नाम तो लिख देते। सभी लिरिक्स पे त्रिलोकी वर्मा का नाम लिखा गया। उनको लगा कि अब तुम सुपरस्टार सुपर सिंगर बनोगे, बॉम्बे में जाके बसोगे। उसमें मेरे खेत की मैंड का गाना मैंने प्रेप के अंदर, जब भिवानी, मैं हिसार से भिवानी जब पिताजी के पास से मिलके वापसी जाता था, मुझे आज भी वो सीन याद है कि वो मैंने गाना कब बनाया था। मेरे पास उसकी लिपि पड़ी हुई है। हांसी से निकलती एक नहर आती है, छोटी सी रजवाया आता है, तो मैं खिड़की में बैठा सोच रहा था कि यार मैं भी मामा जी तरह गाने बनाऊं कुछ में। तो मैंने वो जैसी क्रॉस किया नहर, तो खेत थे उस समय, और शायद वो ट्रेन हिसार से 2 बजे के आसपास से निकलती थी मेरे ख्याल में। तो मेरे मुंह से कुदरती निकल गया कि यार मैंने हालांकि तर्ज पे लिया था उस टाइम पे उसको। मेरे खेत की मैंड पे तू चाले थी, कड़ हाले थी, तेरा लाल चुनड़ लहरा रहा था, मैं खड़िया खेत मरा गड़िया रेत में तन्ने आवाज लगा रहा था, इरे डट जा गोरी मेरी खांड कटोरी। और जब जगत से फिल्म के गानों की बात चल रही थी, तो जब ये मैंने जगत को सुनाया तो जगत बोले यार गाना बहुत बढ़िया है। तो फिर मैंने गुरुजी, अपने मेरे जो गुरुजी हैं राइटिंग के अंदर, मास्टर शीश राम जी, उन्होंने इस गाने को फिर कंप्लीट किया। हम दोनों ने बैठ के इस गाने को बनाया, बैठ के हमने कंपोजिशन की इस गाने की पूरी पूरी तरह से। वो मेरे पास आज भी लिपि पड़ी है, तर्ज पड़ी है मेरे पास में। वो ठीक है, फिल्म में फिर बाद में कोशिश साहब ने उसकी तर्ज को चेंज कर दिया, अच्छा किया नो डाउट। तो लेकिन ना तो उनका नाम ना दिया उसके ऊपर, कैसेट के ऊपर, ना मेरा नाम दिया, हर जगह त्रिलोकी वर्मा त्रिलोकी वर्मा। और उससे भी बुरा देखो आप, सबसे पहले उस चौकड़ी ने मुझे आउट किया, उसके बाद जिसका प्रोजेक्ट था, जगत की स्टोरी थी, जगत का प्रोजेक्ट था, उन्होंने जगत को भी फिल्म से निकाल दिया। और
उसके बाद में आई डोंट नो, उसके बाद हमारा तो ध्यान हट गया था उस फिल्म से। उसके बाद आई डोंट नो कब रामफल चहल की एंट्री उस फिल्म के अंदर हुई, और उसके बाद फिर काफ़ी लोग हमारे जो पुराने साथी हैं, जो माबरी गुड्डू है, जगबीर राठी है, राम निवास है, ये सब लोग उस फिल्म में थे। हमें छोड़ करके हम उस फिल्म का कोई हिस्सा नहीं थे, हम बस उसको दूर से देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। और बद्दुआ ये लगी कि गाने सुपर हिट, चंद्रावल से ज्यादा कैसेट अगर बिकी थी, गाने बिके थे, तो पनघट के बिके, आज भी उससे ज्यादा बिके हैं, लेकिन फिल्म सुपर फ्लॉप, और उन सब के बर्तन बांडे बिके। और इस बीच मेरी शादी भी हो गई, और शादी हो गई तो आपको मालूम है कि एक नया संसार शुरू हो जाता है। लेकिन लगे रहे हम। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं बैंक में नौकरी करूं, लेकिन मुझे एक जगह मेज पर बैठ के काम करना पसंद नहीं था। यूनिवर्सिटी में जाने की वजह से, यूथ फेस्टिवल में घूमने की वजह से मुझे कल्चर, अलग अलग कल्चर बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं ऐसा जॉब चाहता था कि जिसमें मुझे अलग अलग प्रदेश की संस्कृति देखने का मौका मिले। लेकिन हालात ऐसे हुए कि फिर मुझे वहीं एक ट्रैक्टर कंपनी में नौकरी करनी पड़ी मुझे, और 400 रुपये पर महीना शायद उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। तो मैंने आईसेट ट्रैक्टर बेचना स्टार्ट किया वहाँ पर, लेकिन मन नहीं लगता था। शाम को फिर वहीं कहीं ना कहीं म्यूजिक रूम में कहीं किसी के पास जाके बैठ गए, या जगत के साथ प्रयास चलता रहा। फिर अगली फिल्म के लिए जगत भी मायूस हो चुका था एक बार तो, लेकिन उसने भी कोशिश की कि चलो दोबारा से स्टैंड करते हैं। और इस दौरान फिर मुझे ट्रैक्टर की नौकरी अच्छी नहीं लगी, ट्रैक्टर बेचना अच्छा नहीं लगा। तो मेरे पिताजी ने बोल के, क्योंकि मेरे पिताजी बैंक में थे तो उनके ताल्लुका थे इनका एजेंसियों के साथ में, तो उन्होंने मुझे बजाज टेम्पो में करवा दिया। और बजाज टेम्पो ने मुझे पोस्टिंग दे दी रोहतक के अंदर में। और रोहतक में एक मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, अब तो बेचारे गुजर चुके, वो जितेंद्र कुमार, जीतू करके हम बोलते थे उसको। तो वो प्रेमनगर में रहते थे। तो वहीं प्रेमनगर में मुझे कमरा ऊपर दिला दिया गया, और कंपनी का मोटरसाइकिल था। तो मैं वहाँ मेटाडोर बेचता था, महम तक जाके, इधर आसपास के जो गांव थे, जो भी बुकिंग कराता था मेटाडोर की, मैं जाके उनसे फिर बात करता था, उनको कन्विंस करता था, और उस मेटाडोर में मुझे साथ साथ में कमीशन भी दिया जाता था। उमेश जी नमस्कार, मैं जनार्दन शर्मा। आपने जो अभी गीत गुनगुनाया, बहुत ही अच्छे बोल थे, और कौशिक साहब ने म्यूज़िक भी बहुत अच्छा दिया था। और आपने आप बीती बताई, कई बार ऐसे दुखदायी क्षण आ जाते हैं। और हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, जब उसकी लाठी पड़ती है तो बिना आवाज़ के पड़ती है। बहुत अच्छे गीत थे, खूब चले, लेकिन आप वाली बात है कि फिल्म जस की तस हिली नहीं, वो वहीं बैठ गई थी। कोई बात नहीं है, और भविष्य आपके हाथ में है। और आपके गीत मैंने सुने हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं आप। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब क्योंकि बॉम्बे एक बार देख चुके थे, तो बॉम्बे के दिमाग में घूमता रहता था। मुझे आखिर फिर वहाँ से भी मेरा मन नहीं लगा, मैं नौकरी छोड़ के फिर वापसी हिसार आ गया। और इस दौरान मेरे एक मित्र थे जो पेस्टिसाइड कंपनी में काम करते थे। उन्होंने मुझसे कहा, यार तू पेस्टिसाइड कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता। मैं कहा, नहीं यार, मैं मेरे बस की नहीं है पेस्टिसाइड कंपनी ज्वाइन करना। लेकिन फादर ने एक बड़ा ताना दे दिया उस एक दिन बीच में किसी बात पे लेकर के, भाई तेरे को पढ़ा दिया, लिखा दिया, तेरी शादी कर दी, अब कमा और खा अपना। बस उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैंने उस दिन अपना घर छोड़ दिया। और मेरे दादाजी भी हिसार में रहते थे उस टाइम पे। तो मैंने फादर से अपना सामान उठाया, वहाँ से अपने दादाजी के पास में चला गया। और फिर मैंने अपने मित्र से कहा कि यार मुझे करवाओ इसमें यार। तो मुझे टेम्परेरी एक फील्ड असिस्टेंट का जॉब दे दिया गया। उसमें मुझे फतेहाबाद जाना होता था, हिसार के आसपास गांव में जाना होता था। तो मैंने वो स्टार्ट किया। और इसी बीच जगत का प्रोजेक्ट, जो चंद्रकिन फिल्म था, जो रवि चौहान जी ने लिखा था, उसके अंदर में डायलॉग वगैरह सभी कहानी पत्रकारिता उन्होंने लिखी थी, वो प्रोजेक्ट किसी तरीके से फाइनल हो गया। और उसके जो प्रोड्यूसर थे दिलावर, वो भी हिसार से थे। तो सब कुछ फाइनल होके बाद हम बॉम्बे गए वहाँ पर, और फिर अगेन वही जेपी कौशिक साहब के पास में, वही उत्तम जी, और गाने रिकॉर्ड किए हमने। पर देखो क्या होता है कि कुछ
जिंदगी के अंदर कुछ मौके ऐसे होते हैं कि वो निकल जाने के बाद वो दोबारा मिलना बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ता है उसके लिए। हर मैं जानता हूँ कि हर आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो गायक है, चाहे वो गीतकार है, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर है, चाहे वो अभिनेता है, चाहे वो डायरेक्टर है, हर आदमी एक हिट की तलाश में रहता है बॉम्बे में। अगर आपका एक हिट हो गया तो आपके पास में लाइन लगेगी, अगर आप फ्लॉप हो गए तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। और वो चीजें आप सभी लोग जानते हैं कि म्यूजिक के अंदर जो तरज होती है, जो कंपोजिशन होती है, उस कंपोजिशन में सबसे ज्यादा जान होती है। जहां तक मेरा अपना अब तक का अनुभव है, गीत अपनी जगह पर है, संगीत अपनी जगह पर है, जो लेकिन जो कंपोजिशन है, अगर उसमें जान नहीं तो अच्छे से अच्छे वर्डिंग भी खत्म हो जाते हैं। और अगर आपकी कंपोजिशन अच्छी है तो लिरिक्स में अगर कुछ भी नहीं है तो भी वो गाना हिट हो जाता है। अब तू मईके मत जाइयो, ये गाना अमिताभ बच्चन गाता या कोई भी गाता, वो कंपोजिशन ऐसी थी, वो सुपर हिट कंपोजिशन थी। ऐसे एक छोरी गांव की गोरी मटकती पोरी देख के लुट गया भाभीरी, ये अच्छी कंपोजिशन बनी थी। तो ये वो कंपोजिशन हर बार मिले ये कोई जरूरी नहीं। अमिताभ बच्चन की फिल्म शायद जंजीर से पहले शायद 10 फिल्में पिटी होंगी। और जो जो जंजीर की जो स्टोरी थी सलीम जावेद साहब ने लिखी थी, कहते हैं कि उस समय वो शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए लिखी गई थी, लेकिन वो इतने बिजी थे उस टाइम पे, इतने बड़े स्टार थे, उनके पास में टाइम नहीं था। तो प्राण जी ने कहते हैं कि प्रकाश मेहरा जी को जो सजेस्ट किया कि आप इस नए लड़के को ये अच्छा करता है, इसको ले लीजिए। और वो रोल फिर देखो आज तक अमिताभ बच्चन के लिए वो रोल मील पत्थर बन गया। और उसके बाद जब आप हिट हो जाते हैं किसी चीज में, आपको वैसे ही रोल मिलते हैं, वैसी तर्जें मिलती हैं, वैसे ही गाने मिलते हैं, और आप फिर उससे आगे फिर आप कभी मुड़ के जिंदगी में नहीं देखते। उमेश भाई, जैसी परिस्थितियां आप बता रहे हो वैसी हर एक की जिंदगी में आती है, खासकर फिल्म लाइन में। यहाँ साथ देने वाले कम और पीछे खींचने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तुम्हें क्या मैं अपनी बताऊं, 50,000 पेज लिखे हुए मेरे पास रखे हैं कि फिल्म बनाएंगे, ये करेंगे वो। अभी भी भाजी बड़ी कैंट स्टोरी है ਤੁਹਾਡੀ, आने हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, आएंगे, चाय पियेंगे, बात करेंगे, बैठेंगे, तारीफ भी करेंगे। लेकिन काम देने वाले चंद ही होते हैं जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, जिनको आपकी पूरी परख है। और आप तो हीरो आए हो यार, परख आपकी कोई और जाने ना जाने, हमारे हाइफा के सभी सदस्य जानते हैं कि आप एक गुणी सिंगर हैं और हम सबके प्रिय हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्र किम के गाने भी अच्छे रिकॉर्ड हुए, पनघट जैसे तो नहीं बन पाए, लेकिन गाने अच्छे थे उसके। मेरा उसमें गाना तीन गाने बड़े अच्छे थे उसमें। एक सोलो था मेरा जो जब रिकॉर्डिंग से पहले तो कुछ और स्टोरी बनाई गई थी, बाद में फिर वो कॉमेडियन पे फिल्माया गया। एक हुर्वा मद में चूर गजब का नूर मेरी छाती में खटकर है, अरे घीसा गलजा जय वरण मिल जा अटकर है। और उसके बाद में अरे डर जा डामचे आड़ी तने क्यों छेड़ा आड़ी, और किते जोगे छोड़े कोने बेदर्दी समाज ने। और देखो किस्मत की बात है, इस फिल्म में भी जो पहला गाना रिकॉर्ड हुआ उसका लास्ट अंतरा मैं गाता हूँ ड्रीम के अंदर। ये गाना था दिलराज कौर जी का, हे बेबे इब के करूं मैं तो जीवती मरूं, बेरी दर्द जगा गया मैं उसने टोंकती फिरूं। तो स्टोरी पहले जो जगत स्टोरी लिखे गया था उसमें ये था कि वो लड़की हॉस्टल में रहती है और वो फिर ख्वाब में गुनगुनाती है, और ख्वाब में फिर हीरो आता है, और फिर मेरा अंतरा आता है उसके अंदर भी, रूप की रानी गोरी अरे करगी दिल की चोरी। लेकिन बाद में फिल्म की स्टोरी बनते बनते कुछ और बन गई, आई डोंट नो। और वो अंतरा जो मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ वो फिल्म से काट दिया गया। खैर कोई बात नहीं, फिल्म रिलीज हुई, चलो इच्छा पूरी होगी, चलो यार हमने भी फिल्म में गाया। उसके बाद फिर जगत अगले प्रयास में भी लग गया, और इस दौरान मेरी जो मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई कि मुझे कंपनी के अंदर नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपको अंबाला जाना पड़ेगा। तो इसी दौरान फिर हमारा जो एक प्रोजेक्ट और था जगत के साथ में, वो फिल्म थी मुकलावा। तो मुकलावा का जब हम बॉम्बे गए तो टाइटल रजिस्टर करवाया हमने अंदर इसका उसमें, और
फिर म्यूजिक के लिए बात हुई तो मैं ये बात छुपाना नहीं चाहूँगा, गर्व से कहूँगा कि जगत से मेरी जो डील हुई थी कि मैं इस फिल्म का म्यूजिक मैं दूंगा, गाने मेरे हैं और उत्तम जी को हम अरेंजर लेंगे इसके अंदर में। और ये फैक्ट भी है, और अगर कोई गवाह देखना चाहे तो 1985-86 में मेरा वहाँ पर एज ए म्यूजिक डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन भी था सिने एसोसिएशन के अंदर। प्रेमनाथ जी सेक्रेटरी होते थे उस समय पर। लेकिन जब जब रिकॉर्ड हो चुके सब कुछ हो गया, तो जब कैसेट रिलीज का टाइम आया तो जगत बोला यार ऐसा करते हैं उत्तम जी का नाम दे देते, उत्तम जी का नाम बिकता है और तेरे को तो कोई जानता भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी मुझे भी इसमें कोई अफसोस, और क्योंकि वो गुनी आदमी, उन्हीं का नाम होना चाहिए थे, नाम उन्होंने ही काम किया था उसके अंदर, म्यूजिक अरेंजमेंट उन्हीं का था उनका। तो कैसेट पे उनका नाम इस तरीके से उत्तम जी का आया फिल्म के लिए। जैसा कि बताया कि इस फिल्म के बाद जब हम बॉम्बे से निकल रहे थे तो वहाँ लोगों ने काफ़ी कोशिश की थी, जो जगत के भी दोस्त थे, मेरे भी जानकार थे ट्रांसपोर्ट वाले भी, आप यहाँ रह के रहिए और आप कामयाब हो जाएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा बॉम्बे में। तो मैंने कहा यार नहीं यार, मैं यहाँ पर रहना मुश्किल है, क्योंकि उसमें शायद मुझे ये भी था भी कोरस जो गाते थे लोग, वो उसमें कोरस गाने वाले को 400 रुपये गाने के मिलते थे। तो मैंने कहा यार 2 गाने भी महीने में अगर हो गए तो अपना तो काम चल पड़ा अपना। लेकिन मिलते कहाँ थे गाने वहाँ पर। और तब तक क्योंकि मेरे एक बेटी भी हो चुकी थी, तो मैंने कहा यार अब यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है। क्योंकि अगर मैंने म्यूजिक से एमए बीए कुछ म्यूजिक का तालीम लिया होता तो शायद मैं वहाँ पर टिक जाता, और शादी ना हुई होती तो भी टिक जाता मैं। तो ये मेरी मजबूरी थी कि मैंने एग्रीकल्चर से पढ़ाई की थी, तो मैंने कहा नहीं यार मुझे वापसी जाना पड़ेगा। हाँ, अगर मुझे मेरे डिग्री के बेस के ऊपर अगर कोई गवर्नमेंट जॉब एडीओ का या कहीं और दूरदर्शन में या कहीं और कहीं मिल गया मेरे को, तो मैं साइड बाय साइड जरूर ट्राई करूंगा। और मैं वापसी आ गया और मुझे फिर अम्बाला पोस्टिंग मिल गई, और मैं अक्टूबर 86 में अम्बाला एक पेस्टिसाइड कंपनी को मैंने ज्वाइन कर लिया और अपना नया जीवन वहाँ पर शुरू कर दिया। सर नमस्कार। आपकी जीवन यात्रा बहुत बड़ी ही संगीतमय है और संघर्षमयी है। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। सर जहाँ तक मुझे भी बताया गया है, मैं महिपाल, मुझे भी बताया गया है कि मास्टर बारूराम जिनके साथ आपने गाया है, हारमोनियम प्ले किया आपके साथ मास्टर बारूराम जी ने, कहते हैं कि वो हरियाणा की जो धुन थी, ना 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 ना, जो आज भी स्कूल के फंक्शनों में या फिर जो भी कोई हारमोनियम सीखता है हरियाणवी धुन बजाने के लिए तो वो धुन बजाता है कि वो धुन मास्टर बारूराम जी की है। मुझे ऐसा बताया गया है कि आप बेहतर तरीके से जानते होंगे क्योंकि आप लोगों ने उनके साथ गाया है। वहाँ अम्बाला फिर मैंने हाउसिंग बोर्ड के पास से अर्बन स्टेट था शायद, वहाँ पर वहाँ एक ऊपर कमरा लिया मैंने। उस कमरे में ही रसोई थी, उसी कमरे में अटैच लैट्रिन बाथरूम था। जैसे यहाँ अपने जो अर्बन स्टेट या सेक्टर में होते हैं ड्राइवर के लिए क्वार्टर होते हैं ऊपर साइड में, उस टाइप के कमरा का हमें मुझे मिला वहाँ पर 300 रुपये में शायद उस समय। और मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा इस बात को, मेरे पास एक फोल्डिंग पलंग था मेरे पास में, और बिस्तरा था, और स्टोव और रसोई का कुछ सामान। इसके अलावा मेरे पास वहाँ पर कुछ सामान नहीं था। मैं बाहर रात को छत पे सोते थे हम लोग, लुगाई अपनी एक छोटी बच्ची अपने साथ में होती थी। बस इस तरीके से मैंने अपनी जीवन यात्रा दूसरा पड़ाव शुरू किया और बड़ी मेहनत से काम की। मैं मोटरसाइकिल पे काम करता था। वहाँ से अम्बाला से मुझे यमुनानगर, जगाधरी, या वहाँ पर आपका पिंजौर तक, इधर आपका मुस्तफाबाद, आपका इधर शाहबाद, आपका साहा, और इधर आपका कैथल, पेवा, पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने वहाँ पर बहुत मेहनत की। मेरी मेहनत को देख करके फिर भाई एक दूसरी कंपनी थी वहाँ पर, वो बोले कि आप हमारे पास में काम करोगे। मैंने कहा देखो मेहनत मेरी, पैसा आपका। तो उन्होंने मुझे फिर वहाँ सेल्स ट्रेनिंग से आगे ऑफर दिया। और पर उसी बीच मेरे को कंपनी ने उड़ीसा में भेज दिया मेरे को। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उड़ीसा के नाम से लोग कंपनी छोड़ के चले गए काफ़ी लोग। मेरे को जुनून था नहीं यार, मुझे एक फौजी की तरह से कामयाब करना है, मुझे कहीं मर्जी भेज देना, क्योंकि मुझे जॉब की ज़रूरत थी, मुझे अपने बच्चे पालने थे। तो मैंने कहा जी मैं जाऊँगा वहाँ पर उड़ीसा में। तो लोग क्यों जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। हिंदी भाषी लोग जो है ना वो बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। मैं लो जी, मैं अपना मोटरसाइकिल लेके और एक पिट्ठू बैग लेके, पिट्ठू बैग में मेरे पास में एक गरम लोई, एक बिछाने की चादर और कुछ कपड़े और
बिल बनाने का सामान, यानी एक्सपेंस जो बनाते थे हम अपने कंपनी को भेजने के लिए। लेकिन सर हम दिल्ली चले गए और दिल्ली फिर ट्रेन में अपना मोटरसाइकिल बुक किया। हम लोग पहले कलकत्ता गए, कलकत्ता में मोटरसाइकिल उतारा, पेट्रोल भरा दोबारा वहाँ पर, वहाँ ऑफिस में गए और 31 87 को आई वॉज इन कलकत्ता। चौरंगी लैन में हमारा ऑफिस होता था और यहाँ ठंड थी उसमें काफ़ी, लेकिन वहाँ मौसम ठीक था वहाँ पर। हम रात को वहाँ सोए। नेक्स्ट डे हमारे जो कंपनी के जो मालिक थे जेम्स फेडरिक, वो जेम्स फेडरिक थे जो 85 में एक इंडिया टुडे में मैगजीन में आया था कि जो लोग जीरो से मिलीनियर बने थे विद इन 10 ईयर्स, उसमें राजन कोठारी का नाम था, डीएचएल के मालिक का नाम था और उसी में उस जेम्स फेडरिक का नाम था जिस कंपनी में मैं काम करता था। उनसे मुलाकात हुई हमारी और फिर वहाँ से मैं संबलपुर चला गया उड़ीसा में। और वहाँ हमें काम कहाँ करना था, एक गांव के अंदर, एक अत्ताबिरा एक गांव है संबलपुर के पास, संबलपुर से 18 किलोमीटर दूर। संबलपुर जो आप 100 के नोट पे देखते हैं सबसे बड़ा डैम जो इंडिया का डैम जो था वो संबलपुर डैम है, वहां से 18 किलोमीटर दूर एक गांव। उस गांव में मुझे काम करना था, लेकिन गांव में कोई होटल नहीं था रहने के लिए, कोई लॉज नहीं थी वहां पर। वहां से 30 किलोमीटर आगे एक बर्गर जगह है, बर्गर बलंगीर बर्गर, तो वहाँ एक होटल था। वहाँ फिर हमें 15 रुपये पर रोज के अंदर में हमें एक कमरा लिया हम दोनों ने मिलकर के। लेकिन अब वहाँ 3 4 महीने 4 महीने 5 महीने काम करना, अगर आप 15 रुपये रोज आप होटल के देते रहोगे, 30 रुपये डीए सारा मिलता था उसमें हम लोगों को पर डे का। उसमें हमें खाना भी खाना है, हमें अपने शौक भी पूरे करने हैं और रहना भी है। तो मैंने मेरे दोस्त को कहा यार एक काम करते हैं आपा, यार गांव में कमरा लेते हैं। लेकिन गांव में कोई कमरा देने को तैयार नहीं हमको, क्योंकि अब छोड़ो को कमरा वहां भी उस टाइम पे नहीं देते थे, यहाँ भी नहीं देते, वहां भी नहीं देते थे। बोले जी फैमिली। मैं कह यार फैमिली के बिना तो हम पैदा ही नहीं हुए यार, फैमिली थी हमारी, घर पे है फैमिली, अब साथ में फैमिली ले लेके कैसे घूमेंगे हम लोग। जी नहीं दिया कमरा उन्होंने। फिर हमने क्या किया, उस टाइम पे थोड़ा बहुत मैं सिगरेट का भी शौकीन हो गया था, पान पुन जर्दा जुर्दा भी खाने लगा था मैं। तो हमने एक पनवाड़ी से यारी गाठी मैंने एक, तो उससे मैंने कहा कोई कमरा दिलवाओ यार, ऐसी ऐसी पोजीशन है, अब वहाँ से आना जाना रोज बड़ा मुश्किल है, क्या करें। तो बोला ठीक मैं करता हूँ कोशिश। तो उसकी दुकान के सामने गुजराती परिवार रहता था, तो उसका कोई खोली खाली थी गांव के अंदर में उनके मकान के बाहर। तो जो उन्होंने उससे बात की और उसने वो कमरा हमें वहां पर किराए पे दिलवा दिया। और वो कमरा क्या था, बिल्कुल गांव के लास्ट गली के लास्ट छोर के ऊपर एक टीन की छत का कमरा था और उसी के अंदर पार्टीशन में बाथरूम था और बाहर लेटरिन बना हुआ था। तो हम लोगों ने अपना वहां जाके जमीन पे अपना बोरी बिस्तरा बिछा दिया अपना और अपना वहां रहना शुरू किया। और कमाल की बात दोस्तों, अब हम लोग चावल खाने के आदी नहीं थे और वहाँ किसी भी होटल में दिन में रोटी नहीं मिलती थी। चावल मिलते थे, सब्जी मिलती थी, लेकिन चम्मच नहीं मिलती थी, हाथ से खाने की आदत नहीं थी हम लोगों को। शाम को फिर खाना रोटी मिल जाती थी कई जगह पर। फिर हमने क्या किया, बाईपास पे कोशिश की कि कोई ढाबा वगैरह कोई मिले कहीं पर। तो वहाँ हमें एक ढाबा मिला जहाँ वो सब्जी वगैरह दाल वगैरह बनाता था। तो हुआ यह कि दिन का खाना हमने छोड़ दिया। सुबह हमने फिर क्या किया कि दूध बांधा थोड़ा सा अपना और वहीं पर उनसे पड़ोसी स्टोव वगैरह मांगा उनसे और दूध पिया, कभी ब्रेड खा लिया साथ में और बस निकल के पूरा दिन फील्ड में काम करते रहते थे। लेकिन वहाँ एक खास बात थी, दोपहर को जैसी दोपहर होती थी 12 1 बजे पूरा मार्केट बंद। जो लोग मंगोल में असम में काम करके उनको मालूम होगा साउथ के अंदर में 12 1 बजे पूरी मार्केट बंद हो जाती है। फिर वो क्योंकि धूप इतनी तेज होती है दोपहर को वहां पर ना, फिर शाम को 4 5 बजे के आसपास फिर मार्केट खुलती है और फिर 8 बजे तक वो मार्केट खोल के रखते हैं। तो इस दौरान हमारा दिन का खाना ही छूट गया हम लोगों का। शाम को फिर हम थोड़ा शौक पूरा करते थे। उस समय जहाँ हमारा कमरा था उसी गांव में एक दारू की भट्टी भी थी। तो उस समय शायद रम का क्वार्टर आता था 18 रुपए के अंदर और जो दारू की भट्टी थी वहाँ शायद जो लोकल भट्टी थी शायद 5 रुपए में क्वार्टर मिल जाता था। तो 5 रुपए का क्वार्टर हमें रास आता था, तब वो क्वार्टर लेके हम अपना खा पी के अपना होटल पे खाना खा और आराम से। अब समस्या ये थी कि फील्ड में काम कैसे करें, लैंग्वेज आती नहीं। हाँ शहर में गांव में थोड़ा सा वो उस टाइम पे जो हम उम्र लोग थे वो हिंदी जानते थे वो। तो मैंने कहा यार मुझे तो गांव में काम करना है, मुझे तो अपने आप को शो करना है कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ और मैं हारना नहीं चाहता था, मैं अचीव करना चाहता था। तो मैंने कहा कैसे करें।
उन लोगों से कैसे बात करें, गांव में इंटीरियर में लोग जो वो हिंदी नहीं जानते थे। ठीक है, हमारे पास में एक फील्ड असिस्टेंट था जो दोनों लैंग्वेज जानता था, तो हमने उनसे बातों बातों में पूछा यार इसको, इन चीज़ों को कैसे बोलते हैं। जैसे धान की खेती करते हो क्या, तो धान चाष कोरू छान कान का केन लोटा मोरा उसु व्यवहार करू छान। भाई आप धान के अंदर कौन सा वेडिसाइड यूज करते हैं, ये रास्ता केनखी जाए छी, ये रास्ता कहाँ जाता है, तुम्हारा ना कान हो, आपका नाम क्या है। छेड़ने के लिए लड़कियों वगैरह को या वैसे तो नहीं हिम्मत होती थी, लेकिन हमने सीखा कि इसको कैसे बोलेंगे, ए देख तोर रुमाल पोड़ी गोला, तुम्हारा रुमाल गिर गया। तो इस तरीके से हमने लोकल लैंग्वेज सीखी और फिर थोड़ा थोड़ा हम समझने लगे, क्योंकि लोकल जो लड़के थे हम उम्र, हम उनके साथ उठना बैठना शुरू किया और फिर हमने गांव के अंदर में काम करना स्टार्ट किया और वहाँ पर हमने फिर रिकॉर्ड तोड़ सेल किया वहाँ उस प्रोडक्ट का, जो कि हिस्ट्री बना वहाँ पर उसके बाद में। और उसी दौरान मुझे वहाँ के कुछ लोकगीत सुनने को मौके मिले। वहाँ उस टाइम पे ट्रांजिस्टर बड़ा पॉपुलर होता था, तो ट्रांजिस्टर में एक गाना आता था, मुझे बड़ी तरह अच्छी लगती थी और कभी मौका मिला तो मैं उसको कभी ना कभी डेफिनेटली अपनी हरियाणा में यूज करूंगा। वो एक नदी के ऊपर था, वहाँ एक वो जो डैम है वो महानदी मानते हैं उसको, महानदी पे वो डैम बना हुआ है संबलपुर का। तो उस जो वो लोकगीत था उसमें था भी महानदी के जो नीला पानी है उसमें जो मेरी किश्ती जो है ना वो चलती रहे चलती रहे चलती रहे चलती रहे, उसके नीले पानी में आनंद लेती रहे और हम चलते रहे। उसके बाद मुझे याद नहीं किया था, लेकिन ट्यून मुझे आज तक भी वो यूं की यूं याद है। मैं कोशिश करता हूं गुनगुनाने की। जार भासी भासी जा नौका मोरो भासी जा, जार भासी भासी जा नौका मोरो भासी जा, महानदी रो नीलो डेवरे भासी भासी तू भासी जा, जार भासी जा नौका मोरो भासी जा, महानदी रो नीलो डेवरे भासी भासी तू भासी जा। और वहीं उस एरिया में साउथ के फार्मर, खासतौर पे जो आंध्रा के फार्मर जो हैं वो भी काफ़ी आ चुके थे उस समय तक। जैसे अगर आप देखें कि हमारे हरियाणा के लोग अभी छत्तीसगढ़ में काफ़ी पहुंच चुके हैं, ज़मीनें वगैरह ले ली उन लोगों ने और बड़ी अच्छी खेती कर रहे हैं वहाँ पर। ऐसे जो लोकल उड़ीसा के बेचारे जो लोग हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी गरीबी, गांव में लाइट नहीं, वहाँ पर सड़क नहीं पक्की, वहाँ पर आपके सामने ही लेडीज नहर में एक ही साड़ी में नहा के लपेट के चल पड़ेंगी और पानी से उबले चावल खा रहे हैं लोग लुंगी के अंदर सिर्फ। लेकिन जो तमिल फार्मर थे, जो तेलुगु फार्मर जो थे, ये खाते पीते फार्मर थे, ये वहाँ पर भैंस भी रखते थे, मकान भी इनके अच्छे थे और अक्सर उनकी पहचान होती, सिगार पीते थे वो, काफ़ी मतलब वाइट कपड़े पहनते थे और सिगार पीते थे। बिल्कुल उनका खाना पीना बिल्कुल हम जैसे लोगों को की तरह से था। तो वहाँ मैंने पहली बार माफ़ करना, गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा मेरा, मैंने पहली बार एक गाना सुना, मैंने कहा ये तो हिंदी गाना है। तो वो गाना रफ़ी साहब का मैंने पहली बार शायद तेलुगु लैंग्वेज होगी, आई डोंट नो, वो भी मुझे आज तक याद है। मैं उसकी 2 लाइन भी गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। नदी मदी निन्नु पिलिचिंदी नाम वै वाणी नाम वै हो प्राण वै। आप गाना सुन के समझ गए होंगे कि ये हमारा हिंदी फिल्म का था, आजाद को पुकारे मेरे गीत रे, ठीक है ना। तो ये गीत भी मुझे अभी तक याद है। और एक और आपको सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी तरह थी, जो साउथ के जो सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं इलैयाराजा, इनका मैंने पहला गाना कौन सा सुना था और उस पर हमने गीत बनाया भी है, जो श्री हरविंदर मलिक जी के पास में रिकॉर्डेड है। आई डोंट नो कब रिलीज होगा, लेकिन बहुत अच्छा गाना रिकॉर्ड हुआ है वो उसी से प्रेरित होकर मैंने बनाया था। तो वो मूल क्या चीज़ थी वो भी मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। आड़िया ताड़ी नीरी नाना नीरी नाना नीरी नाना नीरी नी नी आड़िया ताड़ी नीरी नाना नीरी नाना नीरी नाना नीरी नी नीरी नाना नीरी नाना नीरी नाना नी नाना नीरी नारा नी नारा नीरी नारा नीरी नी आड़िया ताड़ी।
और इளைयराजा जी का एक और बहुत खूबसूरत गीत मुझे अच्छा लगता है, शायद आपको भी पसंद आएगा, वो भी गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। మాటారాని మౌనమిది మౌనమిన గానమిది మాటారాని మౌనమిది మౌనమిన గానమిది నానం ననా నానా ననా నానం ననా నానా ననా నారా 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 నానా మాటారాని మౌనమిది మౌనమిన మానవిది. अब सेल्स अफसर की नौकरी छोड़ के दोबारा से एसआर ज्वाइन करना, चलो नया चैलेंज था, लेकिन इस कंपनी में एक बेनिफिट था क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी थी, इसका ऑफिस यूएस में था। मेंटली प्रेशर नहीं था, जो कर रहे हो आप कर रहे हो,
बस ये था कि मुझे अच्छा उस समय कंपनियों में क्या आगे प्रमोशन के लिए प्राइवेट कंपनियों में सीढ़ियाँ होती थी कि अभी आप एसआर हैं, फिर सीनियर एसआर बनेंगे, फिर एसओ बनेंगे, फिर सीनियर एसओ बनोगे, फिर एएसएम बनोगे, फिर आप एरिया मैनेजर बनोगे, फिर आप आरएम बनोगे, फिर कहीं जाके आप दिल्ली का ख्वाब देखोगे। तो ख्वाब ये था कि यार दिल्ली में बैठना है बस, मतलब टॉप पोजीशन पे बैठना कभी कभी, चाहे मुझे इसके लिए किस किस स्टेट में क्यों ना जाना पड़े। तो मैंने अपनी दोबारा से वहाँ पर अपनी लड़ाई शुरू कर दी। और दोस्तों मैंने पहले ही साल वहाँ पर स्टेट का अवार्ड लिया, हाईएस्ट टेरिटरी का अवार्ड लिया स्टेट के अंदर। दूसरे साल मैंने फिर लिया, लोगों के पास एक या दो अवार्ड होते थे, मैंने तीसरे साल फिर हैट्रिक मारी, चौथे साल मैंने फिर हैट्रिक मारी। फिर एक प्रोग्राम में मैंने देखा कि एक ऑल इंडिया हमारा कॉन्फ्रेंस था, उसमें गंटूर का एक लड़का था, गंटूर का, ये जो आंध्र प्रदेश में है जहाँ मैं आज बैठा हूँ। आज मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस समय हैदराबाद से बोल रहा हूँ, मैं तेलंगाना से, और मैं होटल के कमरे में बैठ से आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे खुशी भी है। तो ये था कि मैंने उसको प्राइज मिला ऑल इंडिया का, तो मैंने कहा यार ऑल इंडिया का लेना है मेरे को प्राइज। जिंदगी में कभी बॉस से नहीं बनी मेरी, क्योंकि मैंने कभी चमचागिरी नहीं की, हमेशा फट्टे चकने में रहे, काम दिखा के करते थे, जहाँ करवा लो मुझसे, मेरे से। तो मैंने वहां पर किया कि यार ऑल इंडिया में बेस्ट प्राइज लेना है, तो कैसे लिया जाए, इसके लिए मैं क्या करूं। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे कि जो मेरी भूख थी है गाने की, फिर मैंने अपनी कंपनियों में पूरी करनी स्टार्ट की। मैं बताता हूं अभी आपको आगे। होता है कि कंपनी में जब एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है और आप अचीवर हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि यार आपने औरों से अलग क्या काम किया, यही प्रोडक्ट सबके लिए थे, यही रेट थे, आपने औरों से अलग क्या काम किया कि आपने ये अपने एरिया में ज़्यादा बेचा। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमारा प्रोडक्ट एक फैनवल, जो सरसा के आसपास लोग रहने जाते हैं, गिरीश शंकर जानते होंगे, कपास के ऊपर कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोडक्ट आता था फैनवल, सरल का फैनवल। वो काफ़ी पॉपुलर था उस समय। और जब कोई प्रोडक्ट पॉपुलर होता है तो डेफिनेटली दुकानदार जो लोग जो है ना, उसको नहीं बेचना पसंद करते, क्योंकि इसमें मार्जिन नहीं होता। चाहे वो रिन हो, चाहे वो कोलगेट हो, कोई भी ब्रांड अगर आप ले लेंगे, हर जगह दुकान पे, चाहे वो बिस्लरी क्यों ना हो, दुकानदार उसको बेचना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसमें मार्जिन नहीं होता। तो वो उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। तो हम फील्ड में मेहनत करते थे, फिर किसान आके मांगते थे यार फैनवल दो सरल का। तो दुकानदार क्या चालाकी करते थे, अरे बोला यार ये तो अभी इसमें तो कंप्लेंट आती है, वो वाली फैनवल नहीं थी जो पहले होती थी, ऐसा कर तो ये दूसरी कंपनी की मेरे पास में टाटा की फैनवल है, तो ये ले जा। तो वो मैनिपुलेट करके वो प्रोडक्ट बेच देते थे। हम फिर गांव में जब मीटिंग में जाते थे, तो हम पूछते थे, हम फैनवल के जब बारे में बात करते थे, तो बोले साहब मैं फैनवल लेके आया। मैं कहा तू फैनवल लेके नहीं आया, अगर तू फैनवल लेके आया तो तेरे को मैं 1 लाख रुपया दूंगा। क्योंकि हमारी फैनवल के साथ हम क्या करते थे, स्कीम लगा देते थे कि भाई 5 लीटर की जो कैनी लेगा उसके साथ में 5 गिलास मिलेंगे। तो मैंने कहा तुम्हें गिलास मिले, बोले गिलास तो नहीं मिले। तो मैंने कहा तुम फैनवल लेके नहीं आए हो। मैं कहा तुम बोतल लेके आओ। तो बोतल पे लिखा होता था सुमिसिडिन। मैं कहाँ लिखा इस पे फैनवल। तो जी मेरे को तो फैनवल करके दिया उसने। तो नहीं, मैं कहा तुम्हें फैनवल नहीं दिया, ना ही तुम्हें गिलास दिए, जाओ उसके सिर पे मार जाके। तो भाई साहब वो वापसी लेके जाते और फिर फैनवल लेके आते। इस तरीके से धीरे धीरे पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ मेरे एरिया में। से पहले वहाँ सिरसा के अंदर, सिरसा पैट्री में, सिरसा में, जिसमें डबवाली, रानिया, कालावाली, आपका एलनाबाद, और ये टेरिटरी वहाँ की सिरसा की होती थी। आपका कागदाना, हाँ ये भी इसमें साथ में होता था। तो वहाँ पर शायद दिंग भी साथ में था सिरसा के उस टाइम पे। तो 3.5 KL की सेल थी। तो पहले साल 9.5 KL की सेल की मैंने। और उसके बाद फिर वही, जैसे ताने से मैं बहुत करता हूँ, मैं जाके मेरे को ताना मारता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला सर अब आप 100 लीटर तो बुक करके दिखा दो मार्केट से। मैंने कहा बेटा तेरे को मैं दिखाता हूँ। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर को, मैंने कहा जाना छोड़ दिया। हमने कहा यार डिस्ट्रीब्यूटर तो तुम पैसे वाले हो ना। मैंने कहा तुम तो डिस्ट्रीब्यूटर तो कोई भी हो सकता है। हमने सीधा सीधा टारगेट कर दिया फार्मर को। और जो सिरसा के रहने वाले लोग, उनको मालूम है कि जनता भवन में एक साथ कम से कम भी 200 दुकानें होंगी वहां आसपास में पेस्टिसाइड की, और कोई फैनवल बेच के राजी नहीं था। हमने गांव में स्टार्ट किया, सुबह सुबह निकल जाते हैं गांव के अंदर, फार्मर मीटिंग करना 50 फार्मर के साथ में। और मेरा एक चेला होता था वहां पर, मुख्तियार, झोड़ नाली गांव से। हम दोनों लोग मतलब जैसे वो मुदारी और चेला होता है ना, इस तरीके से काम करते थे। हम बताते फार्मर को यार ये ऐसे होती है। वो कहता साहब ये ले नहीं सकता। यार क्यों नहीं ले सकता ये साहब, इसकी जेब में इतने पैसे नहीं है, ये सस्ते वाली ढूंढेगा। अरे नहीं यार ये अच्छा प्रोडक्ट बेचने वाला अच्छा फार्मर है। इस तरीके से करके हम मैनिपुलेट करते फार्मर को, और फार्मर को मेंटली घर से तैयार करके भेजते कि तेरे को फैनवल ही लेके आनी है। दुकानदार तेरा माइंड वॉश करेगा, तेरे को कोई दूसरी चीज देगा, पर तूने नहीं हिलना, तूने फैनवल ही लेके आनी है। और उस पर देख के आना है कि शेष नाग की फैनवल, शेष नाग का निशान देखना है और फैनवल लेके आनी है। धीरे धीरे पॉपुलरिटी स्टार्ट हुई। और फिर मैंने क्या किया, जो सरसा के लोग जानते हैं, वहाँ एक म्यूजिक डायरेक्टर है तुलसी जी। अक्सर आप उनको गुरदास मान के प्रोग्राम में हमेशा देखते हैं। वो गुरदास मान के कीबोर्ड प्लेयर हैं और सिरसा में रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा यार, मैं कहा तुलसी जी मुझे ना कुछ जिंगल बनाने हैं अपने प्रोडक्ट के लिए।
तो बोला वैसे बना देते हैं, कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल आदमी है, अच्छे गुनी आदमी है, बहुत गुनी आदमी है। तो उसने अपने तामझाम जोड़े, अपना ढोलक वाला पैड वगैरह ये कीबोर्ड वगैरह बुलाए और छत के ऊपर बैठ गया, मैं कमरे के ऊपर कहीं पे, और हमने पहला जिंगल रिकॉर्ड किया, वो आपको सुनाता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। तो वहाँ कपास को नरमा बोलते हैं, नरमा है नरमा, और जो कैटरपिलर होती है जो नुकसान करती है उसको लोकल भाषा में वहाँ सुंडी बोलते हैं। तो वो जो अमेरिकन सुंडी थी बहुत बहुत तंग करती थी, और जिस भी पेड़ पे वो बैठ जाती थी सारे टिंडे खाली कर देती, पत्ते खा लेती थी। फार्मर बड़े परेशान थे। तो मैंने अपनी फार्मल को पॉपुलर करने के लिए एक जिंदगी में पहला जिंगल बनाया वहाँ। मैं कोशिश करता हूँ गुनगुनाने की, कि गला इतना साथ नहीं दे रहा मेरा बोल बोल के, क्योंकि मेरे काफ़ी वेबिनार चलते हैं आजकल, तो मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ थोड़े दिन से, लेकिन कोशिश करता हूँ, आपको आनंद आएगा। तो मैंने जैसे भी कोई सेल्समैन, मैं जैसे खेत में जाता हूँ तो फार्मर को क्या बोलता हूँ और फार्मर क्या बोलता है पहले सुंडी को देख के। तो ये वार्तालाप एक मैंने जिंगल में बनाया था उस टाइम पे। जब भी कोई सुंडी देखूं मेरा दिल दुखी है, बोले फैनवल ले 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 ले, फैनवल ले 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 ले। जब भी कोई सुंडी देखूं मेरा दिल दुखी है, बोले फैनवल ले 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 ले, फैनवल ले 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 ले। तुझको सताती है ये सुंडिया, नरमे को खाती है ये गुंडिया, पत्तों पे जब ये कबड्डी सी खेले खेले, फैनवल ले 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 ले, फैनवल ले 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 ले। उमेश जी नमस्कार। माफ़ करना, आज आपकी यात्रा के दौरान मैं आपकी इस यात्रा का हिस्सा नहीं बन पाया, क्योंकि मैं आज ड्राइविंग पर हूँ और लंबी ड्राइविंग पे निकला हूँ, खासकर बाइक पे, तो इसलिए मैं आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं बन पाया। लेकिन मैं आपके पूरे जो संस्मरण हैं उनको सुनूंगा, और बस आप जैसों का आशीर्वाद हमें भी चाहिए, इसलिए बस वैसे हम दिल से आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। तो इस प्रकार से जब किसान जब दुकान पे आता था, तो मैंने बताया ना कि वो दिखाने के लिए फैनवल ऊपर रखता था बाहर सामने, लेकिन फैनवल देखते किसान जैसे ही दुकान में एंटर करता वो उसको मैनिपुलेट करके दूसरा माल चेप देता था। तो उस टाइम शायद गुरदास मान को मैं बड़ा पसंद करता था, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी भी इच्छा थी कि जैसे गुरदास मान को पंजाबी को उसने लाइट करके दुनिया में पॉपुलर किया, क्योंकि प्योर फोक पंजाब का हर एक आदमी को समझ में नहीं आता था, लेकिन उसने इसको जब लाइट किया तो सभी लोग उसको पसंद करने लगे, और हर घर में पंजाबी कैसेट गुरदास मान की होती थी। तो मुझे बड़ा दुख होता था उस टाइम पे, यार उन पंजाबी कैसेट हमारे घरों में, हमारी कैसेट पंजाब के घर में क्यों नहीं है, कहाँ कमी है। तो तब मैंने कोशिश की थी कि मैंने कहा यार हम भी कुछ कोशिश करेंगे कभी ना कभी। खैर कॉलेज टाइम से शुरू था ये काम कि हम भी कुछ ऐसी चीज़ बनाएंगे जो इसको आम भाषा वाला जो हरियाणवी गूढ़ हरियाणवी नहीं जानता है वो भी उसको एंजॉय कर पाए, क्योंकि म्यूजिक की अपनी लैंग्वेज होती है। तो उस दौरान गुरदास मान जी बड़े पॉपुलर थे उस एरिया में, सरसा एरिया में भी। और तो उसको ठीक करने के लिए कि मैं कहा अभी फार्मर को मैं ये मैसेज कैसे दूं कि वो आपको, आप जाते तो फैनवल लेने लेकिन वो फैनवल को देते नहीं है। तो उस टाइम पे एक जिंगल बनाया था मैंने, ये बात है 93 की बात होगी, 1993 की बात होगी, 94 की बात होगी। ऊपर फैन वाल, ऊपर फैन वाल, नीचे कोई और माल, लाला जी चलाक बनना, ओए लाला जी चलाक बनना, मांगू फैन वाल, हो मांगू फैन वाल, हो मांगू फैन वाल, देवा कोई और माल, लाला जी चलाक बनना, ओए लाला जी चलाक बनना। हो आया शेषनाग फैनवल आया रे, हो आया शेषनाग फैनवल आया रे, देख सुंडी घबरा जा, कीटनाशकों का राजा, सारी दुनिया में फैनवल छाया रे, हो आया शेषनाग फैनवल आया रे। इसी तरीके से हमारा एक प्रोडक्ट और था जिसका नाम था रडार। तो उस समय फार्मर परेशान हो गए थे, मतलब सुंडी काबू में नहीं हो रही थी, और हम लोग क्योंकि प्रैक्टिकल लोग थे बेसिकली, इसीलिए मैं कामयाब रहा अपनी जिंदगी के अंदर, क्योंकि मेरा टारगेट था ऑल इंडिया मुझे बेस्ट लेना है मेरे को। तो हम क्या कहते डेली शाम को डेमो लगाते थे खेत में जाके, और सुबह फार्मर को दिखाते थे, देखो भाई ये सुंडियाँ ये मरी हुई हैं, देखो अब बताओ प्रोडक्ट काम करता है नहीं करता। हाँ जी बोला करता है जी करता है। तो इस तरीके से हम काम करते थे। तो एक ऐसा दौर आ गया बीच में
पीक टाइम पे फार्मर बड़ा परेशान हो जाता है, वो अलग अलग दवाइयां करके उसको समझ नहीं आता कि यार मैं कौन सी करूं मैं। तो उस पे उस प्रोडक्ट को, रडार को हमने कॉम्बिनेशन बनाते थे साइपरमेथ्रिन के साथ में, लेसर के साथ में। तो मैंने पूरा गाना उसका बना दिया था। मैं आपको 2 लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, वो भी अच्छी चीज थी कि मतलब वो सुंडियों को पकड़ पकड़ के ना झोली भर लेते थे, बोला आ देखो जी, आ देखो जी, आ मार देनी जी, आ मार देनी। तो मैंने फिर उस टाइम पे उनको बताया था कि आ भी कर ली, ओ भी कर ली, फड़ फड़ सुंडियां चोली परली, आ भी कर ली, ओ भी कर ली, फड़ फड़ सुंडियां चोली भर ली। हुण आगी, हुण आगी, हुण आगी सरल रडार, ओ सुंडियां नु चक दोगी, चक दोगी, चक दो, ओ सुंडियां नु चक दोगी, चक दोगी, चक दोगी। आ भी कर ली, ओ भी कर ली, फड़ फड़ सुंडियां चोली पर ली। हुण आगी, होए हुण आगी, होए हुण आगी सरल रडार, ओ सुंडियां नु चक दोगी, चक दोगी, चक दोगी, सुंडियां नु चक दोगी, चक दोगी, चक दोगी। तो धीरे धीरे मेरे जिंगल वहाँ रिक्शा में और गाँव में गाड़ियों में बड़े पॉपुलर होने लगे, और फार्मर हमारे प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन करने लगा। और यू विल नॉट बिलीव के 95 96 तक जो 3.5 KL सेल थी, जो वो जाके 40 KL पे पहुंच गई, और मुझे ऑल इंडिया का बेस्ट अवार्ड मिला। मुझे फिर कपल टूर मिला नेपाल का, पहली बार विमान यात्रा करने का, 5 सितारा होटल में ठहरने का मुझे मौका मिला, जिसके लिए मैं तरसता था। तो ये उपलब्धि मैंने ली, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी मेहनत मुझे रंग दे रही है और मैं आगे निकलूंगा। और दोस्तों उसके बाद में फिर 97 में मुझे एरिया मैनेजर प्रमोट करके कि मुझे दोबारा मुझे मेरा आगमन हो गया, और मैं अपने शहर हिसार में दोबारा आ गया। लेकिन अपने घर पे नहीं गया मैं फिर किराए के मकान में सेक्टर 15 के अंदर मैंने किराए का मकान लिया, और वहाँ अपनी ज़िंदगी फिर दोबारा से एक बार फिर शुरू कर दी। 1-2 साल मैं वहाँ काम करता रहा, क्योंकि मेरा एरिया ज़्यादातर उस टाइम में मुझे पूरा हरियाणा मिल गया था, मुझे ट्रैवलिंग मेरी काफ़ी होती थी। तो ये शायद बात 2000 की बात है। बड़ी आपको मैं अजीब बात सुनाता हूँ आज। मैं एलनाबाद से टूर करके शाम को घर पे आया था, और बस मैंने ड्रेस चेंज किया था, बस पजामा और टी शर्ट वगैरह पहन के, चप्पल पहन के मैं बस तैयारी कर ही रहा था खाने खुने की। इतने में यूनिवर्सिटी से मेरे 2 दोस्त अजीत राठी और बलजीत सहरावत, ये आए, मेरे को नॉक किया। तो बोला उमेश चल यार फटाफट चल। मैंने कहा कहाँ जाना है? मैं यार अभी आया हूँ, अभी तो मैंने यार जूते पहन लूँ, चप्पल पहन रखी है। अरे नहीं नहीं, जैसे जैसे ऐसे आजा आजा, बस कुछ नहीं है, बस थोड़ी देर काम है, आजा आजा आजा। तो दोस्तों मुझे वो ले गए, कहाँ लेके गए? वहीं सेक्टर 15 में उस समय जो वाइस चांसलर होते थे यूनिवर्सिटी के, विनय कुमार जी, उनने एक नया उनकी कोठी बनी थी, तो उसका इनॉग्रेशन था, और उनके जो लड़का था छोटे वाला, मेरे साथ पढ़ता था, खैर और भी काफ़ी दोस्त जानकार थे, तो वहाँ चले गए। और देखा वहाँ जाके तो हु दम्बड़ दम्बड़ दारुड़, ये मैंने कहा बेटा फंस गया तू आज। और जाते हुए काम, मतलब ये तो कश्यप और मेरे काफ़ी साथी पुराने जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के टाइम पे मतलब अक्सर रातों को हम हॉस्टल में क्वाड बजा बजा के, पता नहीं कितनी कैसेट रिकॉर्ड होती थी मेरी उस समय। बोला यार तू रिकॉर्ड क्यों नहीं कराता, रिकॉर्ड क्यों नहीं कराता? और सुबह जाके सब सब धुल जाता था। लेकिन खैर वो मेरी परमात्मा की दया से वो मेरी प्रैक्टिस होती थी बेसिकली। और मेरे हाथ के अंदर आज भी मेरे हाथ पे बहुत बड़ी गांठ बनी हुई है, मेज बजा बजा के, क्वाड बजा बजा के। खैर एनीवे, तो वहां पर मैं बता रहा था कि वहां, हाँ, जैसे ही वो ग्रुप में गए हम लोग वहां पर, और तो बोले आ जाओ उमेश आ गया, उमेश आ गया, ले लगा फटाफट पैक लगा। मेरे को 2-3 उन्होंने पटियाला पैक से लगा दिए। बोला सुना यार, सुना सुना। अब एक तो क्या होता है कि अब जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में होते हैं ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब जैसे एथलीट होता है, एथलीट अगर प्रैक्टिस करके वार्म अप होकर अगर वो दौड़ लगाएगा तो मसल पे खिंचाव नहीं आएगा। अगर अचानक दौड़ना पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। हुआ ये कि मैं एक तो मेंटली प्रिपेयर नहीं था, दूसरा थका हुआ था उस टाइम पे और क्योंकि साउंड सिस्टम नहीं था वहाँ पर, तो मेरे को वहाँ ओवर पिच लाउडली गाना पड़ा। मतलब अब क्योंकि अब रुक नहीं सकता, लाइव के अंदर आप नहीं रुक नहीं सकते, तो मुझे ओवर पिच गाना पड़ा। तो ठीक है, मैंने गाया वहाँ 2-3 घंटे हम वहाँ रहे उनके साथ में। और सुबह जब मैं उठा तो गले में आवाज़ नहीं आ रही मेरे, एकदम से बैठ गया एकदम गला। पहले भी 2-3 बार होता था कि रात लेट तक बैठते थे, दारू दूरू पिए, ठंडा पाना पी के गाना गाते थे, तो वो आवाज़ बैठ जाती थी। लेकिन 2-3 दिन के बाद में वो नॉर्मल हो जाती थी उसके बाद में। लेकिन इस बार क्या हुआ कि हफ्ता बीत गया, 10 दिन बीत गए, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही मेरे मुंह से। तो डॉक्टर मैंने ना हिसार के अंदर मैंने उनको दिखाया ऐसा करके, तो उन्होंने दवाई दे दी मेरे को 15 दिन की। मैंने 15 दिन और दवाई खा ली, कोई असर नहीं हुआ उसका। 10 दिन की दवाई और दे दी,
फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर गिरधर के पास में, वहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक वहाँ डॉक्टर गर्ग हैं, मैं उनके पास गया, ये 2 महीने हो गए मुझे ऐसे करते करते। वो देख के उन्होंने मेरे पैर के नीचे की ज़मीन खिसका दी मेरी। उन्होंने, क्या करते हो बोला आप? मैं कहा जी ऐसे ऐसे मैं सर्विस करता हूँ और मुझे थोड़ा बहुत गाने का शौक है, और ऐसे से ये इंस्टांस हुआ था और तब से मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। बोला भूल जाओ गाना, भूल जाओ, बोलने से भी तरसोगे, और आपकी आवाज़ कैसी हो जाएगी मालूम है? जैसे स्टेशन पे उस टाइम वो हॉकर होते ना, तोता ले ले सब्जी ले ले, बोला ऐसी आवाज़ हो जाएगी, भूल जाओ इसको। आप यकीन नहीं मानोगे, ये मेरे को पनघट के बाद ये मेरे ज़िंदगी में दूसरा एक हादसा था जिसने मुझे तोड़ दिया पूरी तरह से उस समय पे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही फिर उसके बाद, मैंने कहा यार कहीं अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। मैं दिल्ली गया, इसके अंदर में अपना जो ये फोर्टिस हॉस्पिटल है इसमें गया। वहाँ उस समय शायद डॉक्टर की फ़ीस भी 500 रुपये होती थी शायद, कंसल्टेंसी फ़ी। उनको दिखाया, उन्होंने देखा, उन्होंने हाँ बोला नोडुल्स तो गले में उठा हुआ है, लेकिन आप ये ट्रीटमेंट कीजिए और ठीक हो जाएगा। फिर ठीक नहीं हुआ। फिर मेरे दोस्त जितेंद्र के साथ, ज्योति के साथ मैं रोहतक मेडिकल कॉलेज में गया, मैं वहाँ डॉक्टर को दिखाया उनको। उन्होंने भी देखा, बोला अरे हाँ नोडल्स तो है, लेकिन फिर उन्होंने इस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया। फिर वहाँ कोई स्पीच थेरेपिस्ट थे रोहतक में, मैंने उनसे कोशिश की लेकिन आराम नहीं हुआ मेरे को। फिर हार फिर के मैं वापसी घर पे हिसार में आ गया, और यहाँ एक डॉक्टर है मॉडल टाउन के अंदर, डॉक्टर मित्तल करके। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा यार हाँ है तो सही, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो। मैं कहा जी बोलिए कैसे कर सकते हैं? बोले तुम ओम का जाप करा करो, और ऐसे मुंह करके सांस लिया करो, छोड़ा करो, ओम का जाप लिया करो। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने करना स्टार्ट किया और उन्होंने मुझे स्टीम सजेस्ट की कि आप इस स्टीम को गर्म करके गले से ऐसे करके रात को लो उसको। मैंने 2-2.5 महीने में मैं करता रहा, 3 महीने करता रहा, थोड़ा थोड़ा मैं गाना स्टार्ट हुआ। लेकिन वो, मैं एक विशेष, मेरे यूनिवर्सिटी वाले दोस्त जानते हैं मैं किशोर कुमार का बहुत अच्छा फैन था, और मैं किशोर कुमार की जो इडली जो है ना वो बहुत निकालता था मैं, और वो मेरे गले से निकलनी बंद होगी इस दौरान में। और मैंने कहा जिस दिन वो इडली निकल जाएगी समझ लो मेरा गला ठीक हो गया। और लकीली इस दौरान मिसिज बोली यार कब तक किराया भरते रहेंगे, ऐसा करते अपना मकान लेते हैं बैंक से लोन लान लेके ना, अब नहीं रह सकते ज़्यादा किराए के मकान पे, क्योंकि वो भी उस हिसाब की स्थिति। मैंने कहा चल ठीक है कोशिश करते हैं। तो लो जी, फिर हमने अप्लाई किया और एक मकान हमने सेक्टर 15 में 504 जो है ना वो हमने परचेज किया। और उसके बुरे से पहले उसमें वाइट वॉशिंग चल रही थी, और वो कमरा खाली था, उसमें इको थी। और इको देख के मेरे एकदम से सांस खड़े हो जाते हैं, मैं एकदम से, मेरे जो तार जो ना शरीर के, वो ये करता है यार कुछ कर यार एकदम से। और आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, भगवान की दया से उस दिन मैंने पहली बार फिर दोबारा कोशिश की, और किशोर की वो उड़ली मेरे मुंह से निकल गई। और उसके बाद मैं धीरे धीरे फिर मैं गाने की तरफ से प्रैक्टिस करने लगा थोड़ा थोड़ा, और गुनगुनाने लगा। मैंने कहा चलो अब करते हैं कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद में मेरी हिसार में मुलाकात हुई, एक बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं हिसार के, प्रवीण मुखीजा जी। उनसे मेरी मुलाकात कहीं हुई मेरी उनसे, तो वो शायद दूरदर्शन के लिए कोई प्रोग्राम करे थे 31 के लिए। तो मैंने फिर दूरदर्शन, उससे पहले हिसार में मैं कभी नहीं गया था मैं। तो बड़ी खुशी हुई यार दूरदर्शन पे गाना गाएंगे चलो। तो उन्होंने, मेरे गाने थे कुछ, उन्होंने 3 गाने मेरे तैयार किए, और वो 31 पे हिसार में चलाए गए। और उसके अगले साल फिर 31 पे मुझे याद है एंकरिंग कर रहे थे जगबीर राठी, रोहतक से आए थे। उस साल फिर मुझे 31 पे प्रोग्राम दिया गया, और उस दौरान विनोद सहगल जी भी उस दिन प्रोग्राम में 31 में आए थे। तो मैं बस ये अपना थोड़ा बहुत साल में 2-4 प्रोग्राम ये स्टेप के जो है ना अपना शौक पूरा करने के लिए मैं करता रहा, और मैं 3 साल लगातार दूरदर्शन पे प्रोग्राम करता रहा। और इसी दौरान मेरा जॉब छूट गया। कहा ना कि बॉस से बनती नहीं थी कभी, तो कहीं हालात हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, हर की जिंदगी में कहने के उतार चढ़ाव आते। तो 4 महीने में खाली बैठा रहा, किसी ने कोई मदद नहीं की, ना मेरे घर वालों ने मदद की। बेटी मेरी उस समय इंजीनियरिंग कर रही थी गुड़गांव के अंदर, मतलब मेरी बैंक की किस्तें थी वो लेट हो गई, मैं उसकी फीस नहीं टाइम पे भर पाया मैं उसकी। ये दौर गुजरा। खैर आखिर जाके मुझे 1 जनवरी को फिर दोबारा मुझे जॉब मिल गया एक्सेल कंपनी के अंदर। और मैंने फिर वहाँ, मुझे हरियाणा और हिमाचल 2 स्टेट मुझे मिले। मैंने फिर काम करना स्टार्ट किया, 1.5 साल मैंने वहाँ काम किया वहाँ पर। और लेकिन नहीं मन लगा फिर मुझे। पर इस दौरान मैं गुरुजी के पास, शीशम जी के पास जब भी मैं हिसार बैठता, संडे को हम बैठते थे कभी ना कभी। और जिस दिन हम संडे को बैठ जाते थे एक गाना हम जरूर बनाते थे। हम गाने बनाते रहे, गाने बनाते रहे, इनको नोट करते रहे, लेकिन रिकॉर्ड करने का साधन नहीं मिला, कहीं भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए उसके अंदर में। फिर मेरे मन में विचार आया यार मुझे इंडिया में रहना ही नहीं है मेरे को, तो यार ये गंदा जॉब है, हर साल
वही डिस्ट्रीब्यूटर वही लाले उनके पास में, लाला जी ले लो जी, एक पेटी तो ले लो जी। मतलब जमीर नहीं मानता था साला, दुखी हो गया इस चीज़ से काम कर करके। 2 कौड़ी के आदमी, मतलब कुछ अच्छे भी थे ऐसी बात, लेकिन ज़्यादातर दलित प्रवृत्ति के ज़्यादा लोग थे जो शोषण करते थे लोगों, किसानों का शोषण करते थे। अच्छा नहीं लगता था मेरे को। मैंने कहा मुझे यार जॉब नहीं करना, मैं कनाडा, मेरे कुछ फ्रेंड उस समय जा चुके थे पहले मेरे से, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया था। और मैंने कहा यार मैं चला वहाँ टैक्सी चला लूँगा, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता मैं। तो लकीली क्या हुआ कि मेरा इंटरव्यू आ गया 2007 के अंदर। और मैं इंटरव्यू के लिए जैसे ही जाने लगा तो मिसेज बोली तू फेल होगा, तू फेल होगा, तू फेल होगा। मैंने कहा चलो बिना हारे तो मैं कैसे, बिना लड़े तो मैं कैसे हार जाऊं, मैं कोशिश करता हूं जी। मैं गया इंटरव्यू के ऊपर, जबकि मेरा टोफल टोफल कुछ नहीं हुआ। मैंने एक उसमें जो भरा था, मैंने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्क के हिसाब से भरा था, क्योंकि मैं खेती बाड़ी में काम करता था, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काम करता था। तो मेरा इंटरव्यू बड़ा अच्छा रहा और मैं इंटरव्यू में पास हो गया। फिर मेरा मेडिकल आ गया, तो मिसेज बोली अब तो मेडिकल में फेल होगा। और वही हुआ जी, बाकी सब पास हो गए, मैं मेडिकल, पहले मेडिकल में मैं, मेरा मेडिकल दोबारा फिर आ गया। बोला देख तेरे को बोला था ना तो मेडिकल में फेल होगा। चलो जी दोबारा चंडीगढ़ गया मैं वहां पर, चलो जी मेडिकल भी पास हो गया। अब उसके दिमाग में थी भाई अब तो फंस गई तू, अब तो तेरे को जाना पड़ेगा। और वो जाना नहीं चाहती थी कनाडा में बेसिकली। तो वो यही व्यू करती रहती है कैसे इसको कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए, इसको कैसे रोका जाए। तो क्या होता कि जब मेरा वीजा लग के आ गया वहां से, मैं कहा वीजा लग के आ गया, पासपोर्ट पे, सबके पासपोर्ट पे वीजा लग के आया, बड़ी खुशी हुई कि देखो कनाडा का वीजा लग गया। अब तो डेट आ गई उसके अंदर भी, आपको 8 अप्रैल को यहाँ से आपको फ्लाई करना है आपका, अब अपना टिकट का इंतजाम कर लीजिए। और ये एड्रेस वोड्रेस सब मैंने कर रखे थे। मिशन ने मना कर दिया, ऐसा करो जी आप ना, ऐसा करो आप अकेले जाओ। अब क्या होता है जब आप ऑप्शन भरते हैं बाहर कनाडा जाने का, तो 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास पहले अप्लाई करते समय, या तो आप फैमिली के साथ जाइए या फिर आप अकेले जाइए और फैमिली को बाद में बुलाइए। तो मैंने ऑप्शन भर दिया। मैं क्या यार बेटी आप फाइनल ईयर में पढ़ती है, इंग्लिश इंग्लिश अच्छी बोल लेती है ये, और बच्चे भी अब कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं इनको साथ लेके चलते हैं, हफ्ता रह के मैं इनको वापसी भेज दूंगा और मैं वहाँ कनाडा में रुक जाऊंगा, और इस तरीके से। लेकिन जब ये ऑप्शन आया ये वाला, तो उस ऑप्शन में तो ये था कि आपको सबको जाना पड़ेगा, और ये इन्होंने मना कर दिया। बच्चे बिल्कुल, क्योंकि फाइनल में थी बच्ची, उसके अगले महीने उसका एग्जाम होने वाला था। उन्होंने मना कर दिया, बोला पापा ऐसा करो अब छोड़ो, कनाडा में यहीं बना देंगे। और दोस्तों मुझे फिर दोबारा से पटड़ी के ऊपर दोबारा से मुझे नौकरी की तलाश में फिर निकलना पड़ा। और मैंने, क्योंकि पिछले 20 साल मैंने नौकरी पेशेवर कंपनियों में की थी मैंने, तो मैंने कह रहा ऐसा करते हैं, जिस कंपनी से मैंने करियर स्टार्ट किया था क्यों ना वहाँ ट्राई करूँ मैं। तो मैंने कोरोमंडल में अप्लाई किया, दिल्ली में एरिया मैनेजर की पोस्ट निकली हुई थी उसके लिए। तो वहाँ मेरी यूनिवर्सिटी का लड़का था, बोले यार आप करो राशा, आप यहीं पर आ जाओ, आप दिल्ली में आ जाओ, बहुत सर्विस कर ली, अब आप यहाँ गाइड करो लोगों को। तो उन्होंने वहाँ मुझे बिजनेस मैनेजर की नौकरी दिल्ली में दे दी मेरे को, और मैंने एज ए प्रोडक्ट मैनेजर वहाँ ज्वाइन किया। और फिर वहाँ मैंने दोबारा से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की। फिर मैं प्रोडक्ट के ब्रांडिंग वहाँ करता था, प्रोडक्ट का प्रमोशनल सारी चीज़ें वहाँ करता था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इस लाइन के अंदर। और फिर मैंने वहाँ पर फिर वही अपना शौक पूरा करने के लिए मैंने कंपनी के जिंगल बनाने स्टार्ट किए। सबसे पहले वहाँ मैंने पदान का जिंगल बनाया, जिसको मैंने रिकॉर्ड किया था अशोक वर्मा जी के पास में रोहतक के अंदर। पदान की ऐड बनी, और उसमें श्री हरविंदर मलिक जी ने मेरा बड़ा सहयोग किया, उन्होंने ऐड बनाई उनकी। और फिर रूटोज एक प्रोडक्ट था, वो रूटोज भी ब्रांड नेम मैंने दिया था कंपनी को, किसी किताब से कहीं से हिस्ट्री से नहीं उठाया था, मैंने खुद ब्रांड नेम बनाया था। और उसका जब पंच लाइन थी फिर वो मैंने क्रिएट की, जैसे मोटरसाइकिल की थी भाई दारा सिंह की, वो अपने सॉरी अपने धर्मेंद्र जी की, भाई जानदार सवारी शानदार सवारी। मैंने कहा ऐसे कोई पंच लाइन बनाता हूँ रूटोज के लिए, ये प्रोडक्ट रूट के अंदर जड़ में ताकत देता था एक्चुअल में। तो मैंने बनाया भाई मजबूत आधार, फसल दमदार। तो फिर रूटोज के जिंगल बनाए उसके मैंने, फिर अरविंदर जी ने उसकी ऐड वगैरह बनाई, वो बड़ा पॉपुलर हुआ। मतलब जहां उनका पदान 25 साल में पॉपुलर हुआ था, रूटोज 2 साल के अंदर ब्रांड बन गया। लेकिन समस्या ये थी कि मैं दिल्ली में अकेला रहता था, क्योंकि इतना इतना तनख्वाह नहीं दी उन्होंने, मुझे इतना एक्सपेंस नहीं दिया कि मैं वहाँ बहुत बड़ा मतलब 2 रूम सेट या 3 रूम सेट ले पाता। और बच्चे भी सारे पढ़ते थे, मेरी मजबूरी थी उस समय पे। तो मैंने कमरा लिया वहाँ नज़दीक संत नगर के अंदर में 3,500 रुपये में। और हर शनिवार को मैं शाम को वहाँ से निकलता था बस में। और कई बार तो ऑफिस से इतना लेट छोड़ते थे मेरे को, मतलब संत नगर से पुराने अपना दिल्ली बस स्टैंड पहुँचते पहुँचते मुझे 2 घंटे लोकल बसों में लग जाते थे। 8 बजे वहाँ पहुँचता, फिर वहाँ से मैं, बसों में इतनी भीड़ होती थी कि बड़ी मुश्किल से 1-2 बस इंतजार करने के बाद नंबर लगता था। फिर रात को जाके 12-1 बजे, कई बार तो मैं 3-3 बजे हिसार पहुँचा हूँ।
और एक दिन रह के फिर मंडे को, क्योंकि मुझे ऑफिस 10 बजे तक ज्वाइन करना होता था, अगर 10 बजे अपने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया तो आपकी आधी तनख्वाह कट जाती थी। तो मैं 3 साढ़े 3 बजे उठ के निकलता, वहाँ यूनिवर्सिटी गेट पे खड़ा रहता ऑटो की बाट में कि भाई गंगवा से ऑटो आएगा। ऑटो आते फुल भरे हुए आते सर्दी के टाइम पे, कोई खाली नहीं, फिर बड़ी मुश्किल से पहुंचते बस स्टैंड, फिर वहाँ जद्दोजहद होती सीट के लिए, बल के लिए। चलो जी, बड़ी मुश्किल से बाकी ऑफिस पहुंचते थे। इसी तरीके से फिर मैंने वहाँ दिल्ली में लगातार जो मैंने जो है ना 5 साल मैंने अप डाउन किया वहाँ पर अकेले रहते हुए। और उसके बाद ये करते करते मैं एक यूएस की कंपनी थी जिसके लिए मैं काम कर रहा था, उस कंपनी के अंदर कोरोमंडल के अंदर। तो उस प्रोडक्ट की मैं बड़ी प्रमोशन करता था और मैं पूरे इंडिया में घूम घूम के महाराष्ट्र में करती हूँ 25-25 दिन मैंने लगातार ट्रैवलिंग किया, वहाँ बाहर रहा मैं, और वो प्रोडक्ट बड़ा पॉपुलर हो गया। तो उस कंपनी ने मेरे को ऑफर दे दिया कि आप डायरेक्ट मेरे पास में आ जाइए। और वो यूएस की कंपनी है। और 2013 के अंदर पहले तो उन्होंने कंपनी को ऑफर दिया, जिस कंपनी में लोकल में काम कर रहा था कोरोमंडल में, कि इसकी आधी तनख्वाह हम देंगे, आधी तनख्वाह आप दीजिए, ये हमारे साइटोजम के प्रोडक्ट के लिए काम करेगा। तो तब मैंने वहाँ एक प्रोडक्ट का था कैश प्लस, उसका जिंगल बनाया मैंने, वो बड़ा पॉपुलर हुआ। और उसका एड भी अरविंदर जी ने बनाया, उसका रेडियो रिकॉर्डिंग भी शायद मुकेश वर्मा जी ने उसकी जिंगल की रिकॉर्डिंग की थी। और वो बाद में पंजाबी वर्जन उसका अरुण बख्शी जी ने भी गाया था, वो बड़ा पॉपुलर हुआ। तो खैर करते करते मेरे पास उस कंपनी का डायरेक्ट ऑफर आ गया। और 2013 में मैंने वो मुझे कंपनी ने डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया, मैंने उस कंपनी को। और भगवान की दया से आज मैं उस कंपनी के अंदर, उस कंपनी में पहले पोल इंडिया कोऑर्डिनेटर था और अब मैं बिजनेस मैनेजर हूँ उस कंपनी के अंदर। और अब नॉर्थ छोड़ के पूरा इंडिया मैं कवर करता हूँ, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया पूरा मैं कवर करता हूँ। और उस कंपनी के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं हम लोग। मुझे परमात्मा की दया से कई बार विदेश जाने का मौका मिला उस कंपनी के अंदर। जो मैं पहले सोचता था कि मैं ट्रुप के साथ में जाऊंगा, इनके साथ जाऊंगा, तो मैं कम से कम 4-5 बार मैं यूएस से मुझे जाने का मौका मिला, न्यूयॉर्क में जयपाल राणा से मिलने का मौका मिला। और ऐसे ही कई देशों में, जैसे सेंट्रल अमेरिका है, निकारागुआ है, ऐसे मुझे कई 4-5 देशों में जाने का मौका मिला। और मुझे मेहनत का मुझे पूरा फल उधर नहीं मिला तो यहाँ मुझे अभी मिल रहा है। लेकिन गाने की भूख अभी बाकी है, स्ट्रगल अभी बाकी है, संघर्ष जारी है। वो मंजिल जहाँ मुझे पहुँचना है, आई डोंट नो कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, लेकिन मैं अभी हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, मेरी कोशिश जारी है। इस बीच मैंने कुछ गाने रिकॉर्ड किए, बॉम्बे में भी रिकॉर्ड किए, सोनोटेक को भी दिए मैंने कुछ गाने, 4-5 गाने, इस कंडीशन पे कि मैं रिकॉर्ड तो मैं कर सकता हूँ किसी तरीके से अपनी सैलरी में से तनख्वाह निकाल के, लेकिन मैं वीडियो इसका नहीं बना सकता। अगर आप वीडियो बनाते हो तो मैं आपको गाने देता हूँ। मैंने उनको गाने दिए लेकिन आज तक वीडियो नहीं बना उनका। लेकिन आई एम थैंकफुल टू हरविंदर मलिक के, उसने कम से कम अपने चैनल के थ्रू कुछ उनको गानों को जो बहुत पहले रिकॉर्ड किए हुए हैं उनको उसने चलाना स्टार्ट किया। और आगे अभी भी मेरे काफ़ी गाने हरविंदर के पास में, अच्छे गाने हरविंदर के पास में है, वो वक्त के इंतजार में है। क्योंकि अच्छे गाने शूट करने के लिए बजट भी चाहिए आगे। और आज आज के टाइम में आपको पता है कि स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। और वही बात है कि जो हिट है लोग उसके पीछे चलते हैं। अच्छी चीज़, नई जनरेशन, नो डाउट नई जनरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, कई लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसके अंदर में। सोमवीर है, जब अपना ये राठी, कुलदीप राठी है, नवीन वर्मा है, नवनीत वर्मा है, और कवि इंद्रजीत है, काफ़ी लोग जो हैं, मतलब मैं सबके नाम तो सॉरी मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। और लोग अब धीरे से दोबारा से हरियाणा के अंदर संगीत की पटड़ी दोबारा से चल रही है। लेकिन अभी वो जो मुकाम था जो फिल्मों का हम सोचते थे वो दोबारा अभी नहीं पहुंचा है। शायद लाडो के बाद में कोई वो ऐसी फिल्म नहीं है कि दोबारा को लोग कोशिश करते। जैसे पंजाब में भी फिल्म उद्योग एक बार बड़ा उभरा था, खत्म हो गया था, लेकिन अभी नई जनरेशन ने इसको संभाल लिया है और लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं। वहाँ की फिल्मों को लोग खासतौर पर एंटरटेनमेंट की फिल्मों को लोग बड़ी पसंद कर रहे हैं उसके अंदर में। और हरियाणा में अभी हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाई, जबकि कुछ लोगों ने कितने अच्छे प्रयास किए, मैं शायद मैं उनका नाम लेना नहीं भूलूंगा। जैसे राजीव भाटिया है, उन्होंने शायद पगड़ी फिल्म बनाई थी जिसमें रवि जी ने भी काम किया था, यशपाल जी ने भी काम किया था, नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड उनको मिले। उसके बाद संदीप शर्मा ने जो फिल्म बनाई थी सतरंगी, उसको भी नेशनल अवार्ड मिले। लेकिन उसके बाद उनको क्या अवार्ड मिले, आज उनसे पूछ के देखो, क्या वो नई फिल्म बनाने को तैयार हैं? क्या कोई हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर उन लोगों को कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं? तो मैं इस ग्रुप के माध्यम से सभी को आग्रह करना चाहूंगा, हम एक तरफ ना देखें खाली संगीत की तरफ। हम जैसे अभी यशपाल जी ने एक प्रयास किया है, आई एम थैंकफुल टू हिम, कि उन्होंने बड़ी जिदोजहद से जो कोशिश कितने सालों से लोग कर रहे थे नहीं की, उन्होंने दादा लक्ष्मी पे पिकअप ये बना करके, बायो पिकअप बना के बहुत सराहनीय कदम उठाया है।
और मेरे ख्याल में हाइफा में काफ़ी सदस्य हैं जिन्होंने उस फिल्म में भी काम किया है। और जब ये फिल्म रिलीज होगी तो डेफिनेटली काफ़ी अरसे के बाद में एक अच्छी बायोपिक जो है ना, अच्छे ढंग से अच्छे कलाकारों के साथ में। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादातर कलाकार, ज़्यादा क्या, मैक्सिमम कलाकार हरियाणा के हैं। सभी हरियाणा के कलाकार उसमें जो हैं, और सब मजे हुए कलाकार हैं। और कई ऐसे ऐसे कलाकार जिन्होंने शायद पहली बार एक्टिंग में कदम रखा होगा, और वो देखना अब कैसा परफॉर्म करके आएंगे, उनके लिए भी नए रास्ते बनेंगे। और मैं दुआ करता हूँ, और उस फिल्म के लिए कामयाबी की दुआ करता हूँ, क्योंकि उसके बाद में शायद कुछ लोगों का हौसला बढ़ेगा, लोग और आगे आएंगे और काफ़ी कलाकारों को काम मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि संघर्ष जारी है और मेरी यात्रा चलती रहेगी जब तक मंजिल तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, बीच में मुझे समय नहीं मिलता क्योंकि मेरा जॉब इस टाइप का कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ, लगातार कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन फिर भी है, मन में उमंग है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ अभी, और जल्द ही आप लोगों के सामने वो आएंगे काम। और मैं सभी दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अब मैं अपनी वाणी को विराम दूं। और भाई, किसी के कोई क्वेश्चन है या कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जी नमस्कार वर्मा जी। भाई साहब, शुरू दिन से प्रभावित रहा हूँ मैं आपके व्यक्तित्व को लेकर, लेकिन आज जिस प्रकार आपका जीवन अनुभव सुना और काम के प्रति आपका जो डेडिकेशन है और किस तरह आपने अपनी कला को तैयार किया, उसको एक विकसित रूप देकर नेशनल लेवल पे अपने आप को एक अलग पहचान दी, वो बड़ी काबिले तारीफ़ है। बहुत अच्छा लगा भाई साहब, आज हमारा सौभाग्य जो आप जैसी शख्सियत के साथ हम जुड़े और आपसे मन की बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आपकी जीवन यात्रा सुनी, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे अच्छे आपने गाने गुनगुनाए, काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने कितनी मेहनत की, कहाँ कहाँ घूमे, कैसे कैसे संघर्ष किए, मुंबई से आए, आपने ज़िंदगी में 2 बार ऐसे ऐसे देखे कि आदमी दिल दहल जाता है। एक मुंबई से वापस आना, गाना नहीं गाना, दूसरा आपका गला बैठना, काफ़ी संघर्ष की बात है कि वापस होम का जॉब करके आप आए। लेकिन इन सब के बीच में आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, सॉरी, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपके फादर अगर उस टाइम पे आपको कोई वर्ड नहीं बोलते और आप घर छोड़ के नहीं जाते तो शायद इस मुकाम पे आप नहीं पहुंचते। इन सब के पीछे आपके फादर का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बोला वो सही है। बाकी सबकी फैमिली का अलग मैटर होता है, ये नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे मेरे फादर हैं उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आपके फादर ने जो किया उस हिसाब से आप आज इस मुकाम पर हैं। आपके लंबी उम्र की और आपकी जो टारगेट है उसके लिए मैं कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और हाँ, एक बात और, ये और कहते हैं सर कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया है कि भगवान किसी ना किसी रूप में एक के बाद एक कड़ी बनाता जाता है, जिससे कि एक चैन बनती है, उससे आगे की मंजिल मिलती है। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। उमेश जी नमस्कार, लीला सैनी बोल रही हूँ। आपकी जीवन यात्रा सुनी, बहुत आनंद आया और बीच में डिस्टर्ब करने का ना समय था और ना ही मन था। आपकी ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव और जो थपेड़े सुने और जिनका अनुभव लिया, वो भी एक ज़िंदगी का पहलू होता है, उनके बिना ज़िंदगी में कोई रोचक बात नहीं होती है।
और आपका स्ट्रगल बहुत ही कमाल का है। कहाँ कहाँ आपने स्ट्रगल किया, कैसे कैसे स्ट्रगल किया, और ये इस लाइन में होता है। ये तो आपने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया होगा। बहुत ऐसा कुछ तो चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपके अंदर जो आज भी इस गायकी को लेके जो जुनून है, जो लगन है, बस वही बरकरार होना चाहिए। मेरी परमात्मा से दुआ है कि जो आपकी इच्छाएं हैं, जो मन में आपकी उमंगें हैं, जिस ऊंचाइयों को आप छूना चाहते हैं, परमात्मा आपको उन ऊंचाइयों तक अवश्य पहुंचाएगा। क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे उसमें देर भली हो। उस परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपकी चर्चा सुन के। थैंक यू सो मच। थैंक यू उमेश जी। आपकी कुछ जीवन यात्रा सुन पाए, फिर मुझे एक मीटिंग में जाना था इसलिए नहीं सुन पाया। रात को पूरी सुनूंगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि आपका जो संगीत, लिखना, गाना और एक्टिंग और आपकी जो एड्स वगैरह हैं वो देखकर लगा कि आप बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। और आपकी जीवन यात्रा पूरी सुनेंगे और उसके बाद आपसे बात करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आहिफा परिवार में अपने संस्मरण साझा किए, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इससे लाभान्वित होंगे। तो एक बार फिर आपका धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। उमेश जी, मैं कैलाश वर्मा बोल रहा हूँ। मैंने आपकी पूरी जीवन यात्रा सुनी है। बहुत ही संघर्षपूर्ण यात्रा रही आपकी। बहुत अच्छा लगा हमें आपकी यात्रा सुन के। मैं भगवान से आपके लिए कामना करूँगा कि आप बहुत तरक्की करें और इस क्षेत्र में ऊंचाइयां छुएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सबको, हरियाणवी सिनेमा के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े सभी साथियों को। दोस्तों, जैसा कि हम हर मंडे अपनी शॉर्ट फिल्म डिस्कशन का एक वक्त रखा हुआ है, तो मेरा आप सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आपने जो भी शॉर्ट फिल्म बनाई है और उसको इस पैनल में डिस्कशन के लिए रखा जाए, तो आप प्लीज़ मुझे भेज सकते हैं अपने नाम के साथ में। तो हम अपने पैनल में पहले उसको डिस्कस करके फिर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। और या और भी कोई आपके दिमाग में हो, आपने कभी कोई बहुत शानदार फिल्म देखी है और जो आप चाहते हैं कि नहीं उसके ऊपर यहाँ चर्चा करें हम, सो प्लीज़ शेयर विद अस। आप मुझे मेरे नंबर पे भेज दें फिल्म, तो हम उसको अपने पैनल में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर हम देखेंगे उसको कि सबके सामने डिस्कस करें हम। थैंक यू सो मच। भाई उमेश वर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई आपकी जीवन यात्रा के लिए। मैंने अभी सुना नहीं है, एक भी कुछ भी नहीं सुना है, लेकिन मैं जैसे ही वक्त मिलेगा ज़रूर सुनूंगा खाली टाइम में। आप बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मुझे मालूम है आपका संघर्ष बहुत है, कुछ कुछ बातें तो मुझे पता चली थी, और मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा और मैं सुन के ही आपसे बात करूँगा। थैंक यू सो मच मेरे भाई आने के लिए। और मैं नहीं जुड़ पाया उसके लिए वेरी सॉरी, आजकल थोड़ा जुड़ नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, जल्दी आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच मेरे भाई।